मौजूद वह नहीं बदलने वाली है, तो उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने आप को बचा कर रखें, टिका कर रखें। हम बिखर न जाएं, और समूह के तौर पे भी और निजी तौर पे भी हम बिखर न जाएं, यह बहुत ही आवश्यक होता है। और इसलिए भी हमारा टिके रहना, बरकरार रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक कोशिश ये है कि आपको ख़त्म कर दिया जाए और आपका अपने ऊपर से भरोसा ख़त्म हो जाए। यह कोशिश है। जिस दिन यह कोशिश कामयाब हो गई कि हमारा अपने ऊपर से भरोसा ख़त्म हो गया, तो फिर कोई आगे बात नहीं चल सकती। तो हमारा अपने ऊपर भरोसा बना रहे, इसलिए भी ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से बातचीत करते रहें, इस समूह को और दृढ़ बनाएं और मजबूत बनाएं। और इस समूह में और जितने लोग जुड़ते जाएं, समूहों में समूह जुड़ते जाएं, तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे संभावना में एक ही समूह नहीं आते हैं, कई समूह एक के बाद एक आते हैं, तो उन सब के भी एक दूसरे से रिश्ते बन सकते हैं, या संभावना का रिश्ता बन सकता है। वो बहुत आवश्यक है। तो वह पहली बात है जिस वजह से इस तरह की कार्यशालाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए नहीं कि उनमें कुछ बौद्धिक बातें होती हैं या कोई नई जानकारी या नया ज्ञान या नया नज़रिया मिलता है, वह एक चीज़ है, लेकिन उनसे स्वतंत्र सिर्फ इस वजह से इस तरह की कार्यशालाओं का महत्व एक दूसरे से मिलने जुलने का। आज हम लोग जिस माहौल में इकट्ठा हुए हैं, और मुझे जो कहा गया है आपसे बात करने को, वह है, अगर उसको बहुत सामान्य तौर पे शीर्षक दें, तो आज के हालात क्या हैं। लेकिन आज के हालात तो सबको मालूम है, यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं उन सबको मालूम है। उनमें से बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि हम उन हालात के शिकार हैं, तो बल्कि ज़्यादातर लोग इनमें बैठे ही कह सकते हैं कि हम शिकार हैं, और अगर हम शिकार ना होते तो हम यहाँ ना आते। तो फिर आज के हालात पर मुझे अक्सर लगता है, इस तरह की जो बैठक होती है, कि उसमें मुझे क्या कहना है, क्योंकि सबको पता है कि क्या है। मेरी सूरत दिखलाई पड़ रही है आप लोगों को, कैमरे को दिख रही है, आपको दिख रही है कि मैं ये जानना चाहता हूँ। तो हम ये पर्दा थोड़ा हटा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ। हम और लाइट्स की ज़रूरत है क्या पर कैमरा को दिख रहा है? लाइट कर्टन्स हट जाएंगे तो लाइट की ज़रूरत नहीं। लाइट ऑन कर देते हैं, ऑन कर देते नहीं, तो पर्दे हटा दीजिए, हाँ, क्योंकि अंधेरा अच्छा नहीं लगता है। कैमरे की परेशानी ये है कि बहुत सारे लोग कैमरे के लिए फिर बोलते हैं, जो सामने बैठा है उसके लिए नहीं बोलते, क्योंकि उनको लगता है कि वो किसी आगामी कल के लिए बात कर रहे हैं, जो सामने बैठे हैं उनके लिए नहीं बात कर रहे। तो आज के हालात से हम सारे लोग परिचित हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं कल से सोच रहा था कि 2025 में जब हम मिल रहे हैं, तो वो कौन सी चीज़ है जो 2024 से इसको अलग करती है। कुछ फ़र्क है या कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि 10 साल का जिक्र चलता है। जैसे हिंदुस्तान में 75 वर्ष एक शब्द है, 75 वर्ष से कुछ नहीं हुआ, हालांकि 75 वर्ष में ये 10 वर्ष शामिल है, तो फिर 75 वर्ष कहना गलत है। और अगर कांग्रेस पर आरोप लगाना है तो फिर 75 भी नहीं कहना पड़ेगा, 65 भी नहीं कहना पड़ेगा, तब 58 वगैरह कुछ आप कहेंगे, 55, है ना। तो लेकिन 75 साल से कुछ नहीं हो रहा, और वो 75 साल स्थिर रहता है ना। 2 साल पहले भी 75 साल था, आज भी 75 साल है। उसी तरह हम कहते हैं 10 सालों से, हालांकि अब 10 साल 11 में बदलने जा रहा है, तो हमें कहना पड़ेगा 11 साल से, जो कि शुभ संख्या है।
तो 11 साल से हमारे देश में कुछ नहीं बदला, लेकिन क्या सचमुच कुछ नहीं बदला है और क्या एक ही तरह की स्थिति चल रही है? इस पर हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। प्रशांत भूषण ने पहले सत्र में यह बतलाया कि यह जो गणतंत्र है, जिसे हम गणतंत्र कहते हैं, और यह गणतंत्र चलता किस तरह है, क्योंकि यह संसदीय जनतंत्र की व्यवस्था है जिससे यह लोकतंत्र गणतंत्र चलता है। और गणतंत्र में बुनियादी इकाई जनता है या लोग हैं, या उससे भी बुनियादी इकाई व्यक्ति है, एक अकेला वाहिद शख्स है, वह उसकी बुनियादी इकाई है। लेकिन वो बुनियादी इकाई कैसे भागीदारी करती है, तो भागीदारी के बारे में अलग अलग राय है। उन्होंने कहा कि ऐसा जनतंत्र होना चाहिए जो भागीदारी आधारित जनतंत्र हो, सिर्फ प्रतिनिधि आधारित जनतंत्र ना हो। उसको लेकर बहुत बहस है। जनतंत्र के जो सिद्धांतकार हैं जनतंत्र पर, जिन्होंने काम किया, उनमें बहुत बहस है। और जिसे आप भागीदारी आधारित जनतंत्र कहते हैं, क्योंकि जनतंत्र के कई स्तर हैं, पंचायत है, उसके ऊपर है, तो भागीदारी के भी कई स्तर हो सकते हैं। ग्राम सभा है, भागीदारी के हैं, लेकिन जिनको निष्प्रभावी भी किया जा सकता है। जैसे ग्राम सभाओं को निष्प्रभावी कर दिया जाता है जब कोई एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कोई मामलतदार आपके पास एक कागज़ लेकर पहुंच जाए और कहे कि सबको दस्तखत कर देना है, तो बिना ग्राम सभा के ग्राम सभा का आदेश हो गया। फिर भी गणतंत्र की बुनियादी इकाई व्यक्ति हैं। गणतंत्र संसदीय जनतंत्र के सहारे चलता है। और संसदीय जनतंत्र की खासियत क्या है, या जनतंत्र की खासियत क्या है? सबसे बड़ी खासियत जनतंत्र की यह है कि इसमें सत्ता स्थिर नहीं रहती। सत्ता के स्थिर न रहने की एक गारंटी है इसमें, सत्ता अस्थिर रहेगी। और जब सत्ता बदलेगी तो हिंसा नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये कि बिना हिंसा की सत्ता बदलेगी। जैसे आपने, अब फिर वो वापस आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, लेकिन इसके पहले जब वो हारे थे तो आपने देखा होगा कि व्हाइट हाउस पे चढ़ाई कर दी थी, और वो बहुत अप्रत्याशित था, क्योंकि संसदीय जनतंत्र में यह देखा नहीं गया कि आप सत्ता ना छोड़ें। सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होता है, यह उसकी बुनियादी चीज़ है। और एक शर्त है, लेकिन अगर ऐसा लगने लगे कि वो स्थिर हो गया और वो नहीं बदलेगा, हालांकि उसमें हिंसा नहीं हो रही है, तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि संसदीय जनतंत्र अपना अर्थ हो तो नहीं रहा। उसका माध्यम चुनाव है। आप चुनाव के जरिए चुनते हैं और फिर एक सरकार बनती है जो बहुमत आता है किसी एक दल को, वह दल अपने नेता चुनता है, सरकार बनती है उसकी, और कैबिनेट व्यवस्था से सरकार चलती है। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक, बहुमत बनाने की कोशिश होती है। कि जनतंत्र क्या है? जनतंत्र दरअसल बहुमत बनाने का नाम है, और इसमें प्रतियोगी विचार हैं जो compete करते हैं एक दूसरे से। तो एक जगह है, यह जनतंत्र है, जनता है, और इसमें 3 लोग हैं जो प्रतियोगी विचार लेकर आए हैं आपके सामने। तो वे एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे हैं और आप चुन रहे हैं उनमें से। तो किसी एक विचार के इर्द गिर्द बहुमत आ जाता है और वह फिर सत्ता में आता है। लेकिन इस बात की संभावना बनी रहती है कि यह जो बहुमत है यह तरल है, ठोस नहीं है। तरल है का मतलब यह है कि कुछ दिन बाद जब वापस यह विचार जाएगा जनता के बीच, तो हो सकता है उस वक्त एक दूसरे विचार के इर्द गिर्द बहुमत इकट्ठा हो जाए। तो एक विचार यह है, एक विचार यह है, एक विचार यह है, और आज इस विचार के इर्द गिर्द बहुमत इकट्ठा हुआ, कल इसके इर्द गिर्द होगा, परसों। तो यह तरलता और यह परिवर्तन होने की क्षमता, यानी आप बदल सकते हैं, यह संसदीय जनतंत्र को बाकी सारे जो व्यवस्थाएं हैं
उनके मुकाबले ज़्यादा जीवंत बनाती है और ज़्यादा दिलचस्प बनाती है। इसमें जो अस्थिरता का तत्व, वह अस्थिरता का तत्व इसको ज़्यादा आकर्षक बनाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों की भागीदारी बहुत बढ़ जाती है और लोगों की सत्ता बहुत बढ़ जाती है। इसमें कौन सर्वोपरि है? इसमें लोग सर्वोपरि हो जाते हैं, वो तय करते हैं। इसलिए लोग कहते हैं जनता ही मालिक है। हालांकि मालिक वाली शब्दावली को हम छोड़ देते हैं जनतंत्र में, लेकिन यहाँ कहा जाता है जनता ही मालिक है, जनता तय करती है कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो सारा प्रयास बहुमत बनाने का है, बहुमत बनाए। लेकिन जब जनतंत्र में हम बहुमत बनाते हैं तो जो लोग हैं, ये लोग एक तरह के लोग नहीं हैं, ये अलग अलग तरह के लोग हैं। किसी का नाम फातिमा है और किसी का नाम फ्रेडरिक है और किसी का नाम कमल है। तो आप देख रहे होंगे हिंदी में शब्दों की कितनी कमी हो गई है। मेरे दिमाग में कमल ही आ गया। तो हाँ, वो भी हो सकता है, मेरे दिमाग पे उसका असर हो गया हो। मुझको अपने दिमाग की इलाज की जांच करवानी पड़ेगी। खैर, तो ये 3 है। लेकिन मैं जो जुबान जनतंत्र में बोलता हूँ उसमें मैं चाहता हूँ कि फ्रेडरिक भी मेरी बात सुने, कमल भी मेरी बात सुने और फातिमा भी मेरी बात सुने। तो मैं एक ऐसी भाषा में बात करने की कोशिश करता हूँ जिनको तीनों सुने और तीनों के लिए जिसकी अपील हो। मैं जो बात करूँ उसकी अपील इनके लिए भी हो, इनके लिए भी हो, उनके लिए भी हो, तीनों की अपील हो, क्योंकि मैं तीनों को अपने पास लाना चाहता हूँ। समाज के मतलब यह है कि मैं हम समाज के हर तबके को अपने साथ लाना चाहता हूँ। मैं अगर जाति की बात करें तो मैं ब्राह्मण को भी लाना चाहता हूँ, क्योंकि जातियाँ हैं भारत में, आप उससे इनकार नहीं करेंगे। ब्राह्मण को भी लाना चाहता हूँ, मैं अनुसूचित जाति के भी लोगों को लाना चाहता हूँ, मैं पिछड़े जाति के लोगों को भी लाना चाहता हूँ, मैं औरतों को भी लाना चाहता हूँ, मैं पुरुषों को भी लाना चाहता हूँ। जो औरत और पुरुष अपने आप को नहीं मानते, मैं उनको भी लाना चाहता हूँ। यानी मेरा बहुमत ऐसा है जिसमें समाज के हर तबके का चेहरा दिखेगा। कोई भी जनतांत्रिक दल यही चाहेगा कि इस तरह वो बहुमत बनाए। तो एक विचार के साथ हर कोई रिश्ता बना पा रहा है और तब यह बदल सकता है। 5वें साल में बदलेगा, तो जो बदलेगा और दूसरे विचार के पास जाएंगे उनमें भी सबकी लगभग भागीदारी होगी, सब उससे कोई ना कोई रिश्ता महसूस करेंगे। जब तक यह चलता रहता है तब तक तो ठीक है, तब तक संभावना काफी बनी हुई है जनतंत्र में। लेकिन एक बिंदु ऐसा आ सकता है, और वो जनतंत्र में ही आता है, जिसमें मैं यह पहचानने की कोशिश करूं कि अच्छा, तो यहाँ बहुमत बनाने का एक आसान तरीका यह है कि मैं ऐसी बात करूं जिससे कमल जैसे लोगों को ही वह बात सुनाई पड़े और वो मेरे पास आ जाएं। अगर वो मेरे पास आ जाते हैं तो बाकी के लिए कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं बचती, क्योंकि सारे कमल मेरे पास आ गए, है ना। कमल या कमला या विमला जो भी हो, वो मेरे पास आ गए। तो फिर बाकी के लिए ज़रूरत ही क्या है? वो फ्रेडरिक हो, फातिमा, कोई भी हो, फिरोज हो, क्या ज़रूरत है? अगर मैं ऐसी भाषा बोलने लगूं और अपील करने लगूं तो मैं बनाऊंगा तो बहुमत ही, और वो बहुमत होगा और वो जायज़ होगा, तकनीकी रूप से जायज़ है, क्योंकि मैंने वो बहुमत बनाया है। आप उसको नाजायज़ कैसे कह सकते हैं? बहुमत बनाया है। 2014 में पहली बार यह हुआ भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में, कि एक ऐसा बहुमत बना जो सिर्फ कमल को संबोधित कर रहा था, और उस बात को नोट किया गया। उस बहुमत को बनाने वालों ने कहा, हमें कोई परवाह नहीं, हम आपसे बात नहीं करना चाहते, हमें आपकी चिंता नहीं है, आप इस बहुमत में आते हैं या नहीं आते हैं, मेरे पास है। बाद में चलकर इसको कहा गया यह है 80 और 20,
ये बाद में हुआ। तो मोबाइल रखना पड़ेगा आपको। नहीं, फ़ोन नहीं आएगा अभी, है ना। दुनिया नहीं है अभी, दुनिया यही है जो भी है, जीना यहाँ मरना यहाँ, ठीक है। बाहर हो सकता है भूकंप आ रहा हो, लेकिन आने दीजिए। तो बहरहाल, तो मैं ये कह रहा था कि हम 2014 में पहली बार ऐसा बहुमत बना जिस बहुमत में फ्रेडरिक और फातिमा और फिरोज की परवाह नहीं थी। इस बहुमत को हम कह सकते हैं बहुसंख्यकवादी बहुमत, मेजॉरिटेरियन मेजॉरिटी, क्योंकि इसमें जो अपील की गई उस अपील का अगर कोई विशेषण होगा, एडजेक्टिव होगा, तो वो होगा बहुसंख्यकवादी अपील, बहुसंख्यकवादी मेजॉरिटेरियन अपील, बहुसंख्यकवादी अपील। अब मेजॉरिटी शब्द अपने आप में न्यूट्रल है, उदासीन है। आई एम ट्राइंग टू मोबिलाइज मेजॉरिटी, विदाउट मोबिलाइजिंग मेजॉरिटी हाउ कैन आई अटेन पावर। लेकिन मेजॉरिटेरियनिज्म फिर एक विचार है, क्योंकि जब जनतंत्र में बहुमत इकट्ठा किया जाता है तो वह बहुमत अल्पमत के विरोध में नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखें। आप 45% वोट लेकर सत्ता में आए, भारत में जो व्यवस्था है उसमें 3% से 2% से, है ना, सीटों में काफी फर्क आ जाता है। तो हम सारे लोग ये जानते हैं। तो इसमें ये पता है लोगों को कि ये जो बाकी हैं उनके भी स्वर है, और वो विरोधी दलों के जो विपक्षी दल हैं उनमें है। तो ये जो बहुमत है ये अल्पमत का विरोधी नहीं है। इस बहुमत को अब उस अल्पमत का ध्यान रखना है जो अल्पमत बना है। लेकिन ये तब होगा जब सामान्य जनतांत्रिक नियमों और के तहत बहुमत का निर्माण किया जा रहा, तब आप अल्पमत को अपना विरोधी नहीं मानेंगे। लेकिन अब जब सामान्य नियमों के तहत नहीं कर रहे हैं, आप बहुसंख्यकवादी अपील कर रहे हैं। बहुसंख्यकवादी अपील में ध्यान रखिए, आप सिर्फ एक तरह की पहचान के लोगों को अपील नहीं करते हैं, क्योंकि एक तरह की पहचान के लोगों को अपनी तरफ खींचने का क्या तरीका हो सकता है? उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उनके सामने एक ऐसी पहचान खड़ी कीजिए जो उनके लिए खतरा पैदा कर रही है, और आप उसको सुरक्षित करने के लिए आए, क्योंकि वह एक दूसरी पहचान है जो आपके सामने है, एक हवा है जो हमने खड़ा किया, और उस हवा से आपको बचाने के लिए मैं आपके सामने हूं, आपका रक्षक, आप मेरे पास आइए। तो बहुसंख्यकवादी राजनीति की एक परेशानी यह है कि वह सिर्फ अपील नहीं कर रही है उनको, वह भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी एक तरह से, हालांकि थी, क्योंकि उसमें एक तरह की संकीर्णता है, संकरापन है, क्योंकि वो सबसे बात नहीं करना चाह रही। लेकिन वह सिर्फ इतना नहीं कर रही है, वह एक दूसरे को खड़ा कर रही है दुश्मन के तौर पर, और बहुसंख्या इकट्ठा कर रही है इसके खिलाफ। तो अब यह सिर्फ किसी विचार के विरुद्ध नहीं आ रहा है, बल्कि एक आबादी के विरुद्ध आ रहा है। तब जनतंत्र की जो बुनियाद है वही टूट जाती है, क्योंकि जनतंत्र की बुनियाद, यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी जनतंत्र, उसके लिए एक अनिवार्य शर्त है सबकी सहभागिता, उसमें सारे समूह। क्योंकि अगर हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं, सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात करते हैं, तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या है? सबको मताधिकार है। आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, अनुसूचित जाति हैं, उच्च जाति हैं, वगैरह वगैरह, सबको मताधिकार है। आदिवासी हैं, कुछ भी हैं, सबको मताधिकार है। तो सबको मताधिकार है, यानी सबको इस बात का आश्वासन है कि वो बहुमत में शामिल हो सकता है। सिर्फ इसका आश्वासन नहीं है,
उसको इस बात का भी एक आश्वासन होना चाहिए कि सत्ता में उसकी भागीदारी होगी, अगर वो दिखलाई ना पड़े। हाँ, इस पर भी हम आगे बात करेंगे कि हुआ क्या थी भारतवर्ष में। तो यह 2014 में जो बहुसंख्यकवादी बहुमत बना, वह बहुसंख्यकवादी बहुमत, बहुसंख्यकवाद में अनिवार्यतः अल्पसंख्यक के विरुद्ध एक बात शामिल है। बहुसंख्यकवादी होता कौन है? सिर्फ वो नहीं जो बहुमत में देखा जाता है, बहुसंख्या में देखा जाता है। जैसे भारत में हिंदू लगभग 80% हैं, तो उससे वो बहुसंख्यकवादी नहीं हो जाएंगे, बहुसंख्या में है। लेकिन अगर उनमें से ज्यादातर मुसलमान विरोधी हो जाएंगे या ईसाई विरोधी हो जाएंगे, तब कहना पड़ेगा कि वो बहुसंख्यकवादी। क्यों? क्योंकि बहुसंख्या उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। असली बात क्या है? बहुसंख्या। मेरी ताकत क्या है? मेरी संख्या। भारतवर्ष पे मेरा अधिकार क्यों होना चाहिए? क्योंकि मेरी संख्या ज्यादा। हिंदी क्यों भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? क्योंकि हिंदी ज्यादा लोग बोलते हैं। तो पूछा जाना चाहिए कि भाई तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है? संख्या। उसके आगे तो कुछ है नहीं क्वालिफिकेशन, तुम में उसके आगे तो कोई योग्यता नहीं है, तुम्हारी योग्यता सिर्फ संख्या है। तो और इसलिए संख्या को बनाए रखने पर इतना बल दिया जाता है, संख्या घटनी नहीं चाहिए, संख्या घट रही है क्योंकि घुसपैठिए आ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, मेरी संख्या नहीं। इस पर कोई विचार नहीं करता। हालांकि ये काफी अजीबोगरीब लगेगा सवाल कि इस कमरे में प्रदीप, प्रमोद, प्रमीला जैसे नामों की बहुतायत है, तो ये कमरा हमें बहुत ही स्वाभाविक कमरा लग रहा है। इत्मीनान से हम बैठे हुए। एक फातिमा है, एक आपका नाम क्या? फिरोज। और मोहम्मद थे। तो ये कमरा बहुत ही हमको इत्मीनान वाला कमरा लग रहा है। लेकिन इस कमरे में अगर ज़्यादा नाम फातिमा होंगे और फिरोज होगा और उसमें अपूर्वानंद आएंगे तो ये तो कुछ नॉर्मल नहीं है। ऐसा लगा है, मुझे भी लगा। मुझको उस वक्त अपने आप पे हैरानी हुई। मैं पटना गया था और उस हॉल में गया जहाँ हर साल हम एक मेमोरियल लेक्चर करते हैं चंद्रशेखर के नाम पर, जो जेएनयू के छात्र नेता थे, मारे गए। तो हम 1997 से उनकी याद में पटना के उस हॉल में कई सालों से हम उनकी स्मृति में व्याख्यान करते हैं। तो वो हॉल मेरा जाना पहचाना हॉल है और पटना मेरी जगह है। तो पटना में जो श्रोता आते हैं, श्रोता समूह, उनको भी मैं जानता हूँ। लेकिन उस बार मुझे खुद व्याख्यान देना था और मुझे किसी ने बुलाया था और मैं गया था। तो जब मैं कमरे में हॉल में पहुंचा तो मुझे लगा कि ये कुछ नॉर्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादातर मुसलमान थे। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि मुझे क्यों लगा ऐसा कि नॉर्मल नहीं है। क्यों आज तक चंद्रशेखर लेक्चर में मैंने ये नहीं सोचा कि ये नॉर्मल नहीं है, कि इसमें प्रमोद, प्रमिला, क्योंकि मुझे लगा कि ये स्वाभाविक है और ये अस्वाभाविक है। तो कोई ये नहीं सोचता कि क्यों देश की ज्यादातर लोगों का नाम प्रमोद, प्रमिला ही होना चाहिए और क्यों देश के ज्यादा लोगों का नाम फिरोज और फातिमा नहीं हो सकता। दिक्कत क्या है? उनकी आबादी बढ़ने से दिक्कत क्या है? जिनको उनकी कहते हैं, उनकी आबादी बढ़ने से दिक्कत क्या है? मैंने एक वर्कशॉप में ये सवाल किया था, उस पर लोग बहुत नाराज हो गए। तो ये सवाल ही कैसे कर सकते हैं आप? इसका मतलब आप डेमोग्राफी बदलने की बात कर रहे हैं। डेमोग्राफी बदलने की बात कर रहे हैं, इस पे ऐतराज है कि आप कह रहे हैं, मैंने कहा कि फर्ज कीजिए कि इस जो वर्कशॉप में हम ले रहे हैं, इसमें आप में से ज्यादातर लोगों का नाम फिरोज हो, तो उससे क्या परिवर्तन होने वाला? क्योंकि जनतंत्र पे तो हम वैसे ही बात करेंगे, जनतंत्र के सिद्धांत तो वैसे ही चलेंगे।
तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो फिर भारत ही नहीं रह जाएगा, भारत ही बदल जाएगा। वो एक अलग बहस है, उसको हम छोड़ दें। लेकिन यह जो एक आशंका, एक भय पैदा किया जाता है, इनकी संख्या बढ़ जाएगी, हमारी संख्या घट जाएगी। तो असल चीज जहां बात आके टिक जाती है वो संख्या है कि आपको संख्या का संतुलन बना के रखना है। तो जनसंख्या परिवर्तन नहीं होना चाहिए यहां, लेकिन कश्मीर में जरूर होना चाहिए। तो उत्तराखंड ने कानून बनाया कि अभी बनाया कि जमीन बाहरी लोग नहीं खरीद सकते, यही बनाया ना शायद कानून। उत्तराखंड ने अभी यह कानून बनाया है और आपने 2019 में 370 खत्म किया, 35A खत्म किया, और कहा क्या कि हम खत्म क्यों कर रहे, बाहर के लोग भी जमीन खरीद सकते हैं। और तो कश्मीरी औरतों के साथ शादी भी कर सकते हाँ, वह एक हिंदुओं के भीतर एक दबी हुई जो हैं। इच्छा है, उसका इस्तेमाल करने की कोशिश है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो अगर एक ही देश है, एक देश एक चुनाव, एक देश एक कानून, तो एक देश है। कश्मीर में आपने कहा जमीन खरीदो, उत्तराखंड में कहा जमीन नहीं खरीदो। जो बात आप खुल के कह रहे हैं वो ये कहना नहीं चाहते हैं मुसलमान जमीन नहीं खरीदो, हिंदू जमीन खरीदो। हिंदू को इजाजत होगी, मुसलमान को इजाजत नहीं होगी। हिंदू पुरुष मुसलमान लड़की से शादी करो, इजाजत है, उसकी बैंड बाजा लेकर हम बारात भी निकालेंगे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी उसमें शामिल हो जाएगा, अखबार भी छापेंगे। लेकिन मुसलमान पुरुष अगर हिंदू औरत से शादी करेगा तो उसको पीटेंगे, जेल में डाल देंगे, है ना? और हाईकोर्ट कहेगा पूरा पता बताओ ठीक से। अभी आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, दूसरी जगहों पे देखा होगा। तो असल चीज है संख्या, कि मुझे संख्या को एक तरह का रखना है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करना है। और यह है बहुसंख्यकवाद, जिस बहुसंख्यकवाद में आप एक तरह की पहचान को कहते हैं, तुम्हारी संख्या का, तुम्हारा गुण तुम्हारी संख्या का गुण है, तुम्हारे भीतर और कोई गुण नहीं है। अगर हम थोड़ी कठोरता से बात करें, क्यों आप महान हैं? क्योंकि आप ज्यादा हैं। अब लोग सुनेंगे तो बेतुका लगेगा कि आप ज्यादा हैं इसलिए आप महान तो नहीं हो सकते, महान होने के लिए कुछ और चाहिए, तो वो नहीं है। 2014 में पहली बार यह स्थापित हुआ कि भारत में एक ऐसा दल भी सरकार बना सकता है जो कहे कि हमें कोई परवाह नहीं मुसलमानों और ईसाइयों। ये पहली बार हुआ, और पहली बार यह खतरा पैदा हुआ कि जनतंत्र की जो अस्थिरता है वो खत्म हो जाएगी। जनतंत्र की का जीवन किसमें है? उसकी स्थिरता में है ना? वरना बहुत उबाऊ हो जाता है। अगर आप लोग सोवियत यूनियन का इतिहास पढ़ेंगे, वहां भी चुनाव होते थे, चीन में भी चुनाव होता है नहीं, सोवियत यूनियन में होता था, स्टालिन को ही चुनना पड़ता था। एक चुटकुला वहां चला, एक मछली की दुकान थी, तो उसमें एक मछली लिखा हुआ था, अपनी पसंद की मछली ले लीजिए। तो ग्राहक गया, एक ही मछली थी। तो उसने कहा क्या लगा रखा है ये बोर्ड? कहा क्यों, कल आपने स्टालिन को नहीं चुना, चुनाव ही था, चुनने के लिए स्टालिन ही था, तो यहां भी चुनने के लिए एक मछली ले जाइए। तो फिर जान चली जाती है जनतंत्र की, है ना? जनतंत्र की जान ये है कि एक तरह की अनिश्चितता, एक तरह की अस्थिरता जनतंत्र में बनी रहती है, और इसलिए हमारे पास ताकत बनी रहती है कि हम बदल सकते हैं, जनता के पास ताकत है। लेकिन 2014 में यह खतरा पैदा हुआ कि एक ऐसा बहुमत अब बनाया जा रहा है जो बहुमत स्थिर हो जाएगा, जो बहुमत बदलेगा नहीं, क्योंकि वो बहुमत जिस आधार पर बनाया जा रहा है वह आधार भी स्थिर कर दिया जा सकता है। वो आधार क्या है? वो बहुमत बनाया जा रहा है इनसे भय के आधार पर, और ये सामने रहेंगे, इनसे भय भी बना रहेगा, भय के नए कारण आएंगे। इसलिए हमेशा
इस बहुसंख्या को बहुसंख्या बना रहना जरूरी होगा और इसमें उसको शामिल नहीं किया जाएगा, तो यानी यह और मजबूत और मजबूत और मजबूत होता चला जाएगा। तो यह बहुसंख्यकवादी बहुमत स्थिर हो जाएगा और उसके बाद सत्ता स्थिर हो जाएगी, जो पिछले 3 चुनाव में हमें दिखलाई पड़ा, जो पिछले 3 चुनाव में हुआ। 2024 में हम करीब करीब इसके पास आ गए थे कि शायद ये हट जाए। अब वो क्यों नहीं हुआ, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हमें सब कुछ नहीं मालूम है आखिरी तौर पर, क्योंकि आखिरी तौर पर हमारे पास सारी जानकारी नहीं है। मसलन चुनाव आयोग ने कहाँ क्या किया, हमारे पास जब तक सारे आंकड़े नहीं होंगे और सारे अधिकारी सच नहीं बोलेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन चुनावों को करीब से देखने वाले लोगों ने विश्वासपूर्वक कहा कि अगर चुनाव आयोग ने ईमानदारी से काम किया होता तो यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी थी। अब इससे एक और नई चीज पैदा हुई। 2014 में एक दूसरी चीज थी और इसीलिए मैं ये कह रहा था कि आखिर वह क्या है जो पिछले 1 साल में बदला है या 1 साल में बदलता हुआ दिखलाई पड़ा है, या जो हमारे समझ में आया है कि यह बदल गया है, क्या है वह। तो 2-3 सवाल थे कि क्या हिंदू जनता की बहुसंख्यकवादी हो गई है, दूसरे शब्दों में क्या वो सांप्रदायिक हो गई है, क्या वो मुसलमान विरोधी हो गई है। 2024 के चुनाव में ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा शायद नहीं है। और फिर इसके भी स्तर हैं, जैसे ये बिल्कुल हो सकता है कि मैं सांप्रदायिक हूं लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दूं, कई कारणों से हो सकता है। मुझको वैसे सांप्रदायिकता से परेशानी है, लेकिन मैं कहूंगा ठीक है, क्योंकि वह सांप्रदायिकता फिर दूसरे रूप में व्यक्त नहीं होगी और उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो 2024 में जो दिखलाई पड़ा, जो ज्यादा खतरनाक था, वह यह कि जिन संस्थाओं को जिम्मा है जनतंत्र को सुचारू रखने का, चलाने का, सुगम करने का, उन संस्थाओं ने इस बहुसंख्यकवाद से समझौता कर लिया। तो क्या चुनाव आयोग की रुचि थी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे? क्या बहुत सारे जिलाधिकारियों की रुचि है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे? क्या बहुत सारे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपीज, पुलिस अधीक्षक, इनकी रुचि हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे? क्या ये हो गया? ये एक सवाल है कि क्या अब हमारे राज्य की जो संस्थाएं हैं, वो चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, क्या अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मान लिया है और क्या अब वे उसके लिए काम कर रहे हैं? अगर यह हो गया है, जिसकी एक आशंका 2024 के चुनाव नतीजों को देखकर लोगों ने व्यक्त की, जब चुनाव कराने का कोई फायदा नहीं है, तो एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है भारतवर्ष में, अगर यह हुआ है तो, जिसके संकेत दिखलाई पड़ रहे हैं। और उसके दूसरे उदाहरण भी है जिन पर हम बात करेंगे। जैसे अभी इस सत्र के ठीक पहले मेरे पास एक पत्रकार का फोन आया, नौजवान पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि आप उत्तर प्रदेश में संभल नाम की एक जगह है जो अब एक नया तीर्थ स्थल बन रहा है हिंदुओं के लिए। तो संभल में का जो पुलिस ऑफिसर है, सीओ, जो अब भारत में उसकी काफ़ी ख्याति हो गई है, तो भारत में अगर आपको मशहूर होना है तो आपको मुसलमान विरोधी बयान देने चाहिए, तो आप इससे आपकी शोहरत तुरंत बढ़ जाती है, काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। अनुज चौधरी नाम है, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा अनुज चौधरी को, सीओ है वहाँ का, सर्किल ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर। उसने यह बयान दिया कि साल में 52 बार जुमा आता है, लेकिन होली एक ही बार आती है। इसलिए इस बार होली पड़ रही है जुमा के दिन, तो मुसलमानों को या तो घर में रहना चाहिए या फिर बाहर निकलें, रंग पड़े तो उनको ऐतराज़ नहीं करना चाहिए।
ये एक सीईओ कह रहा है, पुलिस ऑफिसर, जिसकी जिम्मेदारी क्या है? कानून व्यवस्था बनाकर रखना, व्यवस्था बनाकर रखना। और जिसका जिम्मा क्या है? संविधान ने उसको क्या काम दिया है? वो जिस जगह पर है उस जगह में जितने भी लोग हैं उनको सुरक्षा का अनुभव पर्याप्त रूप से हो, उसके होने का मतलब यह है। लेकिन वो कर क्या रहा है? वो एक हिस्से को बहुत स्पष्ट रूप से असुरक्षित कर रहा है, और वो बात कर रहा है जैसे वो एक हिस्से का तरफदार हो, उसकी तरफ से बात कर रहा है, और एक तरह से दूसरे हिस्से को धमकी दे रहा है। यही सीईओ और संभल के डीएम और संभल के एसपी 3 महीना पहले, 4 महीना पहले हर दिन दिखलाई पड़ रहे थे मंदिरों की सफाई करते हुए, लगभग हर रोज। उस समय संभल में अचानक मंदिर खोज अभियान चल पड़ा था। कौन मंदिर 40 साल से बंद पड़ा है, कौन मंदिर 60 साल से बंद पड़ा है ना, उसका ताला खोलो, उसकी सफाई करो। यह कौन कर रहा है? यह कोई हिंदू संगठन नहीं कर रहा है, ये डीएम कर रहा है, यह एसपी कर रहा है। उसके बाद हमने देखा एक जुलूस जो राजस्थान में निकला, उस जुलूस में हमने देखा एक पुलिस ऑफिसर गदा लेके, नहीं, एक वो तो गदा लेके तो यही संभल वाले साहब आगे चल रहे थे, लेकिन एक दूसरे में मैंने देखा कि वो बजरंग दल की यात्रा थी, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर गया और उसने बजरंग दल के नेता से जाकर वो गले मिला और फिर उस यात्रा में शामिल हो गया। अब इन सारी चीजों को आप मिलाकर देखें, इसका मतलब क्या है? क्या हम अब यह माने कि हिंदुस्तान में जो राजकीय संस्थाएं हैं, राज्य की संस्थाएं, उन राज्य की संस्थाओं ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपनी विचारधारा बना लिया? क्या हम ये मान लें? अगर हम ये मान लेते हैं तो हालात बिल्कुल बदल जाते हैं, और यही तब्दीली हमें 2024 के बाद थोड़ी साफ दिखलाई पड़ रही है। यह शायद यह एक तब्दीली है जो भारतीय गणतंत्र में आ गई है। वह तब्दीली है कि भारत की जो राजकीय संस्थाएं हैं, उन राजकीय संस्थाओं ने संभवतः भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपना लिया है, और यह बहुत खतरनाक होगा अगर ऐसा है तो। यह बहुत ही खतरनाक होगा। क्यों? इसके दूसरे उदाहरण क्या हैं? दूसरे उदाहरण हैं कि जिसमें आपने ये 20 खबरें पढ़ी होंगी कि फला मामले में एक मुसलमान पकड़ा गया या मुसलमान पर आरोप लगा और तुरंत म्यूनिसिपैलिटी अपना बुलडोजर लेकर वहां पहुंच गई। 2 अथॉरिटीज हैं, ये ध्यान रखिए। एक अथॉरिटी है म्यूनिसिपैलिटी की, वो अलग है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अलग है, पुलिस अलग है। म्यूनिसिपैलिटी किसको साथ लेती है? पुलिस को साथ लेती है, ऐसा कुछ भी करने के लिए डीएम की इजाजत होती है। आरोप लगा कौ पर या खौ पर, और तुरंत बुलडोजर निकल गया, आरोप लगते ही निकला और तुरंत मकान गिरा दिया गया। ये किसने किया? 15 साल के बच्चे की 15 साल के बच्चे के साथ जो हुआ, और ऐसे 20 घटनाएं भारतवर्ष में हुई हैं पिछले दिनों। तो ये कौन कर रहा है? ऐसा तो नहीं है जैसे अभी यह घटना हुई, अभी आरोप लगा और 1 घंटे के अंदर बुलडोजर पहुंचा, तो क्या यह बहाना वो ले सकता है कि नहीं, मुझे ऊपर से आदेश था? अगर वह बहाना ले भी तो वो लचर बहाना है, लेकिन वो बहाना नहीं, क्योंकि 1 घंटे के अंदर निकल गया या 10 घंटे के अंदर निकला है, इसका मतलब वो खुद फैसला कर रहा है। मैंने मध्य प्रदेश में एक जगह है डिंडोरी, अपने से कितने लोग मध्य प्रदेश में? डिंडोरी में 2 साल पहले घटना हुई है, 1 साल पहले शायद वो घटना हुई, जिसमें एक मुसलमान नौजवान और एक हिंदू लड़की, नवयुवती, दोनों ने शादी की। शादी जायज़ है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। उच्च न्यायालय ने उनको सुरक्षा के लिए कहा कि उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए।
क्योंकि भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहाँ लड़के लड़की को शादी करने के बाद अपने माँ बाप से सुरक्षा मांगनी पड़ती है। ये इतना उदार देश है ना, कि लड़की जाती है अदालत में कि मुझे मेरे माँ बाप से बचाओ, माँ बाप कहता है उसे लाओ, हम उसे मारना चाहते हैं। अदालत कई बार हवाले कर देती है, वो उनकी बेटी है, उनकी बेटी है, यानी उनकी मिल्कियत है, वो जो चाहे उसके साथ करे। आपको उच्चतम न्यायालय की याद होगी, ये कोई आज की बीमारी नहीं है। हादिया नाम की लड़की जो पहले हिंदू थी, उसने अपना धर्म परिवर्तन किया, हादिया बनी, और बालिग लड़की थी, होम्योपैथी या कुछ पढ़ रही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय ने उसको अपनी कस्टडी में ले लिया। बड़ी अजीब बात है, मैं बालिग हूं, मैं वोट दे सकता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? दिमाग पे मुझे भरोसा नहीं है। और तकरीबन 6 महीने या 1 साल उसको अपने पति से अलग रखा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपने पति से मिलने नहीं दिया गया, जबकि वो बार बार कह रही थी मैंने सोच समझ कर शादी की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा था नहीं, मुझको तुम पे भरोसा नहीं है, तुम पे भरोसा नहीं, तुम्हारे दिमाग पे भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि तुम मुसलमान हो गई हो, और ये तो कोई भरोसे लायक बात नहीं है। कोई भी समझदार आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने सुप्रीम कोर्ट यही सोच रहा होगा, कोई भी समझदार हिंदू मुसलमान कैसे हो जा सकता है? जरूर दिमाग में कोई खलल है, तो हम तुम्हारा दिमाग देखेंगे। अभी भी मैंने 2 दिन पहले देखा, ये इसी तरह का एक मामला हुआ, उसमें धर्म परिवर्तन नहीं है, लेकिन शादी है हिंदू और मुसलमान की, और हाईकोर्ट ने लड़की को एक प्रोटेक्शन रूम में, फैसिलिटी में भेजा, और लड़की को कहा थोड़ा सोच लो। अभी जग्गी का बाबा का केस भी हुआ था ना, वो तो दो लड़कियां, वो अलग है, उसमें फिर लड़कियों का हाँ अलग। तो यहाँ इस लड़की को कहा जा रहा है सोच लो, वो कहेगी अरे भाई मैं सोच के ही तो शादी की है, इतना खतरा तो सोच के ही उठाया। लेकिन अदालत ने उसके बाद भी कहा नहीं सोच लो, शादी वाकई तुम करना चाहती थी या कुछ हो गया था, तुम कोई जिन्न आ गया था तुम्हारे ऊपर, कुछ हुआ था, या इस लड़के ने कुछ कर दिया हो, मुसलमान है, कुछ भी कर सकता है, जिन्नात लाके डाल दिया होगा। तो जब यह होने, तो डिंडोरी में यह घटना हुई, और डीएम ने क्या किया? मैंने डीएम का ट्वीट देखा और मुझे बहुत सदमा पहुंचा, क्योंकि डीएम का ट्वीट यह था कि मैंने उस लड़के का मकान बुलडोज कर दिया है। ट्वीट किया उसने, जिसने शादी की थी एक लड़की से। अरे वो एकदम जायज शादी थी, कानूनी शादी थी। हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन के लिए कहा था, डीएम ने उसका घर डिमोलिश नहीं किया, उसके पिता का घर डिमोलिश किया, उसके चाचा की दुकान डिमोलिश कर दी, सब कुछ डिमोलिश कर दिया, और शान से ट्वीट किया। तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को दोषी नहीं ठहराऊंगा, इसके लिए मैं डीएम को दोषी ठहराऊंगा। डीएम ने यह किया है, एसपी ये कर रहा है, म्युनिसिपल कमिश्नर ये कर रहा है, और यह ज्यादा खतरनाक बात है। ज्यादा खतरनाक बात इसलिए है कि मैं राजनीतिक दल को समझ सकता हूं, राजनीतिक दल ये कर रहा है, लेकिन मेरी जो रोजाना की जिंदगी है, वो रोजाना की जिंदगी चलती है डीएम, एसपी, स्थानीय थाना, अदालत, इन सब के सहारे मैं सुरक्षित रहता हूं। लेकिन अगर ये सब तय कर लें और इन सब का स्वाभाविक रुझान हो जाए मेरे खिलाफ, तो मैं सुरक्षित नहीं हूं। मैं एक राजनेता से सुरक्षित रह सकता हूं, ठीक है, उसने सरकार बना ली, वो कुछ कर रहा है, लेकिन मैं जो कर रहा हूं, तो मेरा घर सुरक्षित रहेगा कि नहीं, मैं खुद सुरक्षित रहूंगा कि नहीं, ये तो इस पर तय होगा कि मेरा एसपी निष्पक्ष है कि नहीं, मेरा डीएम निष्पक्ष है कि नहीं, उसे मेरी सुरक्षा की परवाह है कि नहीं। तो वो डीएम भी कहीं प्रश्रय से बना होगा, वह इशू नहीं है। आप प्रश्रय से बने हो या नहीं बने हो। प्रश्रय यानी क्या होता है? आप डीएम हैं, आपने संविधान की शपथ ली है,
आप ये बहाना नहीं ले सकते कि मैं चूंकि उनके प्रेशर से बना हूं इसलिए मैं उनका काम करूंगा, मैं उनकी विचारधारा लागू करूंगा। पर अपूर्वा जी, डीएम को जो पावर हाँ। मिल रही है वो तो शासन से ही मिल रही डीएम है। को पावर मिल रही है उसके कॉन्स्टिट्यूशन से। नगरीय दो प्रशासन- चीजें हो सकती हैं। नफरत की पावर। सुनिए, सुन लीजिए, आप संसदीय जनतंत्र या गणतंत्र का दूसरा नाम है रूल ऑफ लॉ। लॉ को कौन इंप्लीमेंट करेगा? लॉ को इंप्लीमेंट करने एमएलए नहीं आ रहा है। लॉ को इंप्लीमेंट एसपी करेगा, डीएम करेगा, इंस्पेक्टर करेगा, दूसरे लोग करेंगे। वो ये नहीं कह सकता कि चूंकि मुझे वहां से पावर मिल रहा है इसलिए मैं लॉ को इंप्लीमेंट नहीं करूंगा। वो ये कह नहीं सकता, पर इतना गुत्थम गुत्था है ना चीजें। बिल्कुल गुत्थम गुत्था नहीं है, यह आपका फैसला है। ये तो नहीं, नहीं, ये देखिए, अगर मैं आपको पीछे ले जा रहा हूं, मैं ले जा रहा हूं 40 के दशक में, और मैं ले जा रहा हूं जर्मनी में। जर्मनी में जब हिटलर को हरा दिया गया, मैंने हिटलर की मौत हुई और उसके बाद नाजी हुकूमत में काम करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया, जजेस को गिरफ्तार किया गया, और कई तरह के मुकदमे चले जिनको आप जानते हैं, न्यूरमबर्ग मुकदमे उनको कहते हैं। न्यूरमबर्ग में मुकदमा चला और उस मुकदमे में जो ज़्यादातर अफसरान आए, यहाँ तक कि जो कंसंट्रेशन कैंप था, गैस चैम्बर थे, उनको ऑपरेट करने वाले आए और उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से आदेश था, हम तो कुछ कर नहीं रहे थे। एक बहुत मशहूर मुकदमा है आइकमान का मुकदमा, जिसको बहुत बड़ी दार्शनिक हाना आरेंट, उन्होंने उसको पूरा ऑब्जर्व किया और उस पर लिखा बहुत, और एक सिद्धांत भी उन्होंने विकसित किया जो फिर बहुत जिस पर बहस है, बैनालिटी ऑफ इविल, उस पर बहुत बहस है कि वो जो हाना ये सोचती थी वो नहीं है ना, इट वॉज नॉट सो बैनल, क्योंकि आइकमान का जो अर्जेंटीना या दूसरी जगहों का अकाउंट है, उस अकाउंट से ये पता चलता है कि वो एक एक्टिव ऑर्गेनाइजर था। तो इन सब ने ये तर्क लिया, जो तर्क है कि उन्हें क्या करते, लेकिन वहां जिम्मेवारी फिक्स की गई, वो तुम्हारी व्यक्तिगत जिम्मेवारी थी। तुमने फैसला किया कि इतने इसको तुम गोली मार दोगे, या इसका तुम फला अंग निकाल लोगे, या फला चीज करोगे, इसके साथ ये प्रयोग करोगे। जजेस पर मुकदमा चला और उन ऐसे मुकदमों पर फिल्में भी बहुत हैं, और ये जो जजेस वाली फिल्म है वो मैं बता दूंगा, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें एक जज है जो अंत तक टिका रहता है, लेकिन आखिर में जाकर वो मानता है कि उसने गलती की थी, और जब प्रोसिक्यूटर जा रहा है तो वो उससे मिलना चाहता है, और जब मिलता है तो कहता है कि वेल आई वांट टू टेल यू दैट आई डिडंट सी इट कमिंग। और प्रोसिक्यूटर जो अमेरिका से आया है वो तो बहुत ध्यान से देखता है और कहता है, नो, यू न्यू दैट इट वाज कमिंग एंड यू डिड इट। तो ये एक डीएम या एसपी, फर्ज कीजिए कि एक ऐसा समय आ जाए जब डिंडोरी के उस डीएम पर हम मुकदमा चला सकें, वो क्या कहेगा अपने पक्ष में। हम इस संबल के सीईओ पर मुकदमा चला सकें, और ऐसा वक्त आना चाहिए हिंदुस्तान में। अगर आए तो वो क्या तर्क देगा कि आदित्यनाथ जी ऐसा कह रहे हैं, इसलिए मैंने ये किया, इसलिए मैंने बुलडोजर चला दिया, क्योंकि हिंदू खतरे में था इसलिए किया, क्योंकि मैं ऐसा समझता था, इसलिए मैंने तय किया, इसलिए मैंने। आइडियोलॉजी का पार्ट। तो यह तब्दीली पिछले 11 वर्ष में आई है, दिख रही है, इसके संकेत दिख रहे हैं। मैं अभी भी पूरी तरह से खुद को भी निराश नहीं करना चाहता हूँ और सबको निराश नहीं कर देना चाहता हूँ, लेकिन इसके बहुत ही खतरनाक संकेत दिख रहे हैं कि भारत की जो राजकीय व्यवस्था है, जो राजकीय तंत्र हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मान लिया है। इसलिए कुछ समय पहले एक बहस चल रही थी जिसमें एक ने कहा, नहीं, आप
आप जो कह रहे हैं वो बहुत ही नकारात्मक है और निराशावादी है, क्योंकि आपके कहने का मतलब है सारे हिंदू बहुसंख्यकवादी हो गए। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा आप आंकड़े देखिए, चुनाव के आंकड़े देखिए, अभी भी 60% लोग उधर हैं। हो सकता है 60% लोग, हो सकता है सक्रिय रूप से मुसलमान विरोधी ना हो, और इसको ध्यान रखना चाहिए, सक्रिय रूप से मुसलमान विरोधी ना हो, फिर भी वो मुसलमान विरोधी राजनीति को रोक नहीं पाएंगे। और उसका कारण ये होगा कि उनको अपना मत व्यक्त नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि मत व्यक्त करने देने का एक तरीका है, वह है चुनाव। और अगर उस चुनाव को मैनिपुलेट कर दिया जाए तो वह 60% जो कि मुसलमान विरोधी नहीं है कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा खुद को। वी वोंट सी इट एक्सप्रेस्ड इन इलेक्टोरल टर्म्स। तो जो आप देखेंगे वो 2024 का चुनाव नतीजा है। तो क्या हम यहां हैं, ये मेरे दिमाग में एक सवाल है कि क्या यह तब्दीली हुई, क्या यह हो गया, क्या इस स्थिति में हम आ गए। एक यह बात है। दूसरी जो तब्दीली दिखलाई पड़ रही है वह यह है इस राजकीय तंत्र के साथ। अगर आपने पिछले 2 वर्षों को ध्यान से देखा हो तो आपने यह देखा होगा कि जून में जो चुनाव नतीजा आया, जिसके बाद एक शोर उठा कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत कम हो गई है। ये लोगों ने बहुत शोर उठाया, मचाया, ताकत कम हो गई है, लोग बहुत उत्साहित हो गए, इनकी ताकत कम हो गई, इनकी ताकत कम हो गई है। उसके बाद अगर उसके बाद का 1 महीना आप देखेंगे या 1.5 महीना, तो आप ये पाएंगे कि उसमें अचानक हिंसा की घटनाओं में बहुत तेजी आ गई मुसलमानों। तो ये कैसे हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत कम हुई और उन 1.5 महीनों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा अचानक काफी ऊपर चली गई। लेकिन उसके बाद आप ये देखेंगे कि हिंसा की घटनाओं में कमी आई। अब मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, क्या चीज घट रही है और क्या साथ साथ क्या हो रहा है। साथ ही साथ संभल वाली घटना हुई, जिसमें संभल की जो मस्जिद है, 600 साल 800 साल पुरानी मस्जिद, उसको एक प्रकार से विवादित कर दिया गया। उसकी शुरुआत दरअसल उसके 2 साल पहले मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कर दी थी, जिन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद को विवादित किया। चंद्रचूड़ को इस बात का पूरा श्रेय मिलना चाहिए, और अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई पुरस्कार होता, भारत रत्न जैसा पुरस्कार, तो वो चंद्रचूड़ को देना चाहिए था इस काम के लिए कि उन्होंने एक झटके में 1991 के का जो धार्मिक स्थल संबंधी कानून था, उस कानून की नींव हिला दी चंद्रचूड़ ने एक झटके में। क्या किया चंद्रचूड़ ने? चंद्रचूड़ ने कहा कि देखिए साहब, ये जो लोग आए हैं याचिकाकर्ता, ये कोई मस्जिद पर मिल्कियत का दावा नहीं कर रहे हैं, है ना। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये इसकी मिल्कियत हमको दे दो, क्योंकि अयोध्या में क्या था, मिल्कियत का झगड़ा, टाइटल सूट था वो, टाइटल किसकी, यहाँ टाइटल सूट नहीं है। वो कहे नहीं, ये तो सिर्फ इनको उत्सुकता है, इसके भीतर क्या है जानना चाहते हैं, इनको क्यूरियोसिटी है, तो इनकी उत्सुकता शांत की जानी चाहिए, इसका अधिकार है। बड़ी दिलचस्प बात है। कल को मुझे उत्सुकता हो जाए कि चंद्रचूड़ साहब के घर के फला कमरे में क्या है, गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब देखने। वो तो उन्होंने बुलाया था। फैसले के बाद हर राज्य की मस्जिदों हर मस्जिदों पर विवाद होने लगा। तो यह जो चंद्रचूड़ ने स्थापित किया सिद्धांत, इसको मैं कहता हूं ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, कि मैं क्यूरियस हूं और यह मेरा फंडामेंटल राइट है इस क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करना। और उसमें कौन सहायता कर रहा है? एएसआई सहायता कर रही है। तो कौन कौन है जो अब भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा की सेवा कर रहे हैं, उसको दूसरे ढंग से देखिए। जैसा आपने कहा, उसके बाद कम से कम 18 ऐसे मामले तुरंत दायर हुए, एक के बाद एक, जिनमें मस्जिदों को कहा गया कि इनकी जांच की जाए, इनका सर्वेक्षण किया जाए, और निचली अदालतों ने दौड़ लगा दी
सर्वेक्षण कराने की। वो तो भला हो कि सर्वोच्च न्यायालय में जो भी न्यायाधीश आए हैं जिनसे कोई उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। चंद्रचूड़ जी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, अंग्रेज़ी अच्छी बोलते हैं, है ना, बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, इसलिए उनसे लोगों ने बहुत उम्मीद कर ली, है ना। आते ही उन्होंने, जैसे ही वो चीफ जस्टिस बने, उन्होंने तुरंत अखबार वालों को बुलाया और कहा कि ये देखिए, मैं इतना महान हूँ कि मैंने 2 फिजिकली चैलेंज्ड लड़कियों को अडॉप्ट किया है। तो अपनी महानता को उन्होंने तुरंत अखबार के फ्रंट पेज पे दिखलाया। उसी समय संदेह पैदा हो जाना चाहिए था लोगों के मन में, हुआ नहीं। लोगों ने कहा नहीं, कितना बड़ा आदमी है, देखिए अपनी जिंदगी को ओपन रखता है। तो उसने कहा जैसे मैंने अपनी जिंदगी को ओपन रखा, मैं मस्जिदों को भी ओपन करता तो क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करूंगा। ये चंद्रचूड़ ने किया। अलावा उसके साथ जो उन्होंने बाबरी मस्जिद के पूरे इसमें किया, बाबरी मस्जिद का पूरा फैसला अगर एक वाक्य में कहा जाए तो वो फैसला क्या है? वो फैसला ये है कि ये एक जगह है, इस जगह में इतनी सी जगह बाहर की, इतनी, यहाँ हिंदू पूजा कर रहे हैं जिस पर मुसलमान दावा नहीं कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब करते रहिए। बाहर ये जो अंदर है, वहाँ मैंने ले जाके मूर्ति भी रख दी और बार बार मैं हमला भी करता हूँ, तो मैं बार बार दावा कर रहा हूँ। बाबरी मस्जिद का फैसला क्या था? ये देखिए साहब, ये तो अनडिस्प्यूटेड है, क्योंकि इसमें तो मुसलमानों ने कोई दावा किया नहीं, तो इस पर तो हो गया इनका। ये डिस्प्यूटेड है, क्योंकि बेचारे हिंदू इतने दिनों से इसको बहुत ही लगाव से देख रहे थे। तो यानी मेरा झगड़ा नहीं करना ही मेरा डिस्क्वालिफिकेशन होगी। ये बाबरी मस्जिद का फैसला है। अगर इसको ढंग से समझा जाए तो यही है और कुछ नहीं है। हमारे मित्र फैजान मुस्तफ़ा ने कहा कि इस फैसले का यह मतलब है कि अगर मैं बहुत ध्यान से बहुत दिनों तक आपके घर को देखता रहूं तो मेरा हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरी बहुत दिलचस्पी है उसमें। आपकी नहीं थी, मेरी है। मेरी दिलचस्पी की भी तो थोड़ी कदर होनी चाहिए ना। घर दे दो, मेरी दिलचस्पी का कुछ मान रखो। तो चंद्रचूड़ साहब ने ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ क्यूरियोसिटी एस्टैब्लिश किया, जिसका नतीजा वो हुआ कि तकरीबन 18 ऐसे मामले सामने आए तुरंत, और हमारे अभी के चीफ जस्टिस ने उसको रोका, बहुत सख्ती से रोका। उन्होंने कहा ये क्या है, एक कानून है और आप दौड़े जा रहे हैं, हर कोई दौड़ लगा रहा है उस कानून को निष्प्रभावी करने के लिए। उन्होंने सरकार को कहा कि आपका क्या कहना है 1991 के कानून पर। सरकार चुप बैठी हुई। तो लेकिन इससे एक बात जाहिर होती है कि अब क्या हो रहा है और क्या होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अनिश्चित सी यथास्थिति है। हमारे सीजेआई अब रिटायर होने वाले हैं, मई में संभवतः रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद जो सीजेआई आएंगे उन पर आपको पूरा भरोसा नहीं है, क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 60% से ज्यादा हिंदुत्ववादी जजेस से भरा हुआ है। हमारे सारे हाई कोर्ट लगभग हिंदुत्ववादी जजेस से भरे हुए हैं। हमारे पास उपाय क्या है? अगर सरकार मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, जिसकी बात प्रशांत भूषण कह रहे थे कि 2 लोगों के बीच झगड़ा, प्राइवेट पार्टीज के बीच झगड़ा, डिस्प्यूट, ये अदालत सुलझाती है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं, क्योंकि ये जब मेरे अधिकार का उल्लंघन होता है तो मेरे अधिकार की रक्षा करते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट, जिसको गौतम भाटिया ने बहुत पहले लिखा कि सुप्रीम कोर्ट अगर एग्जीक्यूटिव कोर्ट हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? यानी सुप्रीम कोर्ट ये तय कर ले कि वो एग्जीक्यूटिव की हिफाजत करेगा, उसको एम्बैरस नहीं करेगा। ये भी धीरे धीरे नहीं हुआ। जैसे कोविड के समय कुछ लोग गए सुप्रीम कोर्ट, शायद प्रशांत भी आर्ग्यू कर रहे थे या कोई और था, कॉलिन थे शायद या कोई था, तो उसमें एक याचिका दायर हुई कि भाई लाखों मजदूर सड़क पर चले जा रहे हैं, इन मजदूरों के पास खाने पीने का कुछ भी नहीं है, सरकार को इनको राहत देनी चाहिए,
इनके लिए शिविर लगाना चाहिए, राहत देनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल अदालत के सामने खड़े हुए और सॉलिसिटर जनरल ने कहा सर बिल्कुल झूठ, हुजूर कोई सड़क पर नहीं है। तो बोबड़े साहब ने कहा सरकार कह रही है कोई सड़क पे नहीं है, तो कोई सड़क पे हो ही कैसे सकता है। उन्होंने फाइल बंद कर दी। सरकार कह रही है कोई सड़क पे नहीं है, कोई सड़क पे हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह कहा, फाइल बंद कर दी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव कोर्ट हो जाएगा तो फिर भारत का साधारण जन कहां जाएगा? कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि साधारण जन की रक्षा एक ही कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। एक व्यक्ति की रक्षा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, क्योंकि मेरे विरुद्ध कौन है? राज्य है। राज्य से मुझको कौन बचाएगा? सुप्रीम कोर्ट बचाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर यह तय कर लिया कि नहीं मैं तो राज्य को बचाऊंगा, तो फिर व्यक्ति पूरी तरह से आरक्षित होगा। तो 2014 के बाद धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में आगे बढ़ता हुआ, इसमें बीच में कुछ फैसले हो जाते हैं जिससे हमको लगने लगता है नहीं कुछ है। और लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है? जो अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है वो यह कि रोजाना अब अधिकारों का उल्लंघन होगा, रोजाना। अब जब रोजाना अधिकारों का उल्लंघन होगा तो मुझे रोजाना अदालत जाना होगा। ठीक, जैसे सावन के समय जब कांवड़ यात्रा निकली तो अचानक सहारनपुर, और मैं पुलिस की बात जो कर रहा था, सहारनपुर के पुलिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने आदेश जारी किया कि जितने भी खाने पीने वाली दुकानें हैं, जितने भी दुकानें हैं, वो अपने मालिकों का नाम डिमॉन्स्ट्रेट करें, डिस्प्ले करेंगे प्रोमिनेंटली। यह आदेश कहाँ से आया? यह आदेश एक एसपी ने जारी किया, फिर सहारनपुर के एसपी ने जारी किया। ये चीफ मिनिस्टर ने जारी नहीं किया था, कोई कैबिनेट डिसीजन नहीं हुआ, ये उसने किया मुजफ्फरनगर। जब यह आदेश जारी हुआ और मैंने पढ़ा तो मैंने अपने वकील दोस्तों को फोन किया कि बहुत डिस्टर्बिंग है, इसको कैसे अलाउ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वो कहेंगे कि ये तो एक राज्य का मामला है, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए। यहाँ क्यों आ गए? इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का मतलब तो आप जानते ही हैं। मैंने कहा वो तो जानता ही। तो लेकिन भारत में हिंदुत्व एक ही जगह थोड़ी है, वो तो ब्रह्म है, सर्वव्यापी है। तो इंतजार नहीं करना पड़ा, अगले ही दिन उत्तराखंड ने जारी कर दिया आदेश। तो हमने फिर वकील को फोन किया कि भैया अब तो 2 राज्य आ गए, अब तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसने कहा हाँ अब जा सकते हैं। तो अब देखिए, मैं सिर्फ इस प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। क्या हो रहा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के किसी मुसलमान में हिम्मत नहीं थी कि वो चैलेंज करे। यह चैलेंज किसी और को करना था। चैलेंज वो करेगा जिसका कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है। वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को लेके जा सकता है। उससे पूछा जा सकता है तुम कौन? तुम्हारी दुकान को तो कुछ नहीं हो रहा, तुम तो दिल्ली में बैठे हो। लेकिन हम लोगों ने फैसला किया कि हम जाएंगे अदालत। हम गए। ये भी इत्तेफाक था, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकता कि हमें कितना तनाव था जब यह आया मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो जिसे आप नाखून चबाना कहते हैं, हम लोग वर्चुअल हियरिंग कोर्ट में थे और हम नाखून चबा रहे थे बैठ के कि अब क्या होने वाला है। और हम बहुत हैरान रह गए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, गलत है, नहीं कर सकते हम सब। जो चीज़ बहुत ही स्वाभाविक थी वह जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो हम खुशी से हम सारे लोग उछल पड़े। यह तो अप्रत्याशित है, ये कैसे सुप्रीम कोर्ट ने किया? ये उम्मीद ही नहीं थी सुप्रीम कोर्ट से, जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। लेकिन किया क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये नहीं कर सकते, आप किसी को इस तरह का आदेश नहीं दे सकते। अब वो आदेश के ब्यौरे में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उस आदेश को निष्प्रभावी किया जा सकता है। यह कैसे हुआ? यह हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ समय बाद एक आदेश जारी कर दिया कि पूरे राज्य में हर कोई अपना नाम डिस्प्ले करो। ठीक, कोई पूछे? तर्क ये दिया गया था कि सावन के महीने में शुद्धता का विचार रखा जाता है, पवित्रता का,
जो कावड़िए होते हैं वो सब शुद्धता का ध्यान रखते हैं, इसलिए शुद्ध खाना मिलना चाहिए, इसीलिए पता चलना चाहिए। तो भाई पता मुझे चलना चाहिए फला दुकान में शाकाहारी मिल रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए आपको इससे भी परहेज है कि उसमें मांसाहारी नहीं होना चाहिए, तो यह लिखे कि यहाँ मांसाहार नहीं परोसा जाता, ठीक। लेकिन मेरा नाम अब्दुल वहीद है, इससे ये साबित कैसे हो जाता है कि मैं अशुद्ध बेच रहा हूं? और मेरा नाम निर्मल वर्मा है, इससे ये कैसे साबित होता है मैं निर्मल खाना बेच रहा हूं? निर्मल वर्मा हो सकता है सबसे ज्यादा मिलावट वाला बेच रहे हो, तो फिर नाम क्यों चाहिए तुमको? सीधी सी बात है। लेकिन इस पर बहस करनी पड़ी, लंबी बहस करनी पड़ी, और जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं टेंटरहोड्स पे रहना, हमेशा, है ना, हमेशा यू आर ऑन द एज, आप हमेशा चौकन्ने हैं, आप हमेशा रोज सुबह उठ के अखबार देख रहे हैं, आप हमेशा एक किसी को खोज रहे हैं। क्या आप मुकदमा कर सकते हैं? कोई एक फोन कर रहा है कि इस पर तो आपका नाम कई बार आ चुका है, जज कहेगा कि आदतन मुकदमा करते हैं, हाँ, तो हैबिचुअल मुकदमेबाज हैं। लेकिन करे कौन? उस वक्त हम खोज रहे थे कि मुजफ्फरनगर से 2 अफेक्टेड पार्टी आ जाए, कोई अफेक्टेड पार्टी आने को तैयार नहीं, कोई अफेक्टेड पार्टी आने को तैयार नहीं। उसके बाद इस आदेश को पालन कौन कराएगा? फिर हम वहीं लौट आए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर। लेकिन पुलिस अफसर कह रहा है मुझे जन भावना का ख्याल करना है, तो एक बजरंग दल वाला आता है और वो जैसे ही अपना बैनर उतार रहा है फिर से उस बैनर को चढ़ा दे रहा है। पुलिस खड़ी है, जन भावना का ध्यान रखती है, जन भावना के ध्यान में रख के वो मुसलमानों को पिटते हुए देखती है। जन भावना व्यक्त हो जाएगी, उसके बाद वो कुछ करेगी। तो जन भावना इस तरह व्यक्त होती है कि मुसलमानों को पीटना, हिंदू भावना व्यक्त करना। तो या फिर मैं अपने घर में नमाज पढ़ रहा हूँ, या रमज़ान का महीना चल रहा है, पिछले साल और उसके पिछले साल नोएडा में यह घटना हुई कि रमज़ान में तिलावत आप बुलाते हैं ना, लोग इकट्ठा होते हैं एक साथ, फिर पढ़ते हैं कुरान। तो पड़ोसियों ने शिकायत की, इन्होंने अपने घर में लोगों को बुला लिया, पुलिस पहुंच गई। आपने घर में क्यों बुला लिया? मेरा घर है भाई, मेरा घर है। नहीं, आप अकेले नमाज पढ़िए, ये क्या है, अकेले कुरान पढ़िए। आप 10 लोगों को बुला के कुरान पढ़िएगा, हम आपको गिरफ्तार करते। ये उस समय हुआ। अभी हुआ कि ये इफ्तार का वक्त क्या होगा, रोज़ा तोड़ने का वक्त क्या होगा, खोलने का वक्त क्या होगा, यह मस्जिदों से ऐलान किया जाता है, सबको पता चल जाए। मस्जिद से ऐलान हुआ, किसी ने कहा मेरी भावना को चोट पहुंच गई। अरे उसने ऐलान किया कि इफ्तार का वक्त हो रहा है, उससे तुम्हारी भावना को कैसे चोट पहुंच गई? तो मुतवल्ली को गिरफ्तार कर लिया गया, 9 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस ने किया। एब्सर्ड है, कैसे कर सकते हो? लेकिन किया उसने। 2 दिन बाद जमानत मिल सकती है, लेकिन ये उसने किया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, ये फैसला है, आप कर रहे हैं। कुछ पुलिस अधिकारी नहीं भी करते हैं, उसकी सजा उनको होती है। जैसे सुबोध कुमार सिंह, जिन्होंने गौ रक्षकों के सामने खड़ा होना तय किया, उनको मार दिया गया। गौ पुलिस ऑफिसर थे और पूरे पुलिस फोर्स में बिल्कुल खामोशी रही। एक पुलिस अधिकारी अपना कर्तव्य करते हुए हिंदुत्ववादी गुंडों के द्वारा मार दिया गया, पूरा पुलिस महकमा खामोश। क्योंकि सुबोध कुमार सिंह ने ये क्यों किया? उनको नहीं करना चाहिए। तो यह जो घटना घट रही है, जिसमें अब हिंसा, शायद ये मेरा अनुमान है और मैं आपके सामने रख रहा हूं कि शायद आप आने वाले दिनों में बड़ी हिंसा नहीं देखेंगे। और बड़ी हिंसा खत्म हो गई 2002 के बाद से, क्योंकि बड़ी हिंसा के बारे में ये समझ में आ गया कि महंगी होती है, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान चला जाता है,
बहुत सारी टीमें चली आती हैं, आप रोक नहीं सकते हैं, है ना? आप रोकेंगे अभी सोशल मीडिया का उस वक्त टीवी पर वो पहला टेलीवाइज्ड वायलेंस था, मास वायलेंस, जो 2002 में हुआ। उसका नरेंद्र मोदी को फायदा भी हुआ काफी, लेकिन उसने समझा, उससे एक सवाल किया था बीबीसी वाले ने कि एक चीज जो आप नहीं कर पाए, उसने कहा मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पाया, मीडिया को ठीक से डील नहीं कर पाया। उसके बाद उसने उस चीज को समझा कि मीडिया को कैसे डील किया जाता है, और मीडिया ने भी उसको समझ लिया कि डील करने की जरूरत नहीं है हुजूर, हम आप ही के हैं, आप जिसको कह रहे हैं हम आपके हैं। तो इसलिए बड़ी हिंसा होना बंद हो गई। 2013 में आखिरी बड़ी हिंसा हुई मुजफ्फरनगर में। उसके बाद मॉब लिंचिंग आई, जो इंडिविजुअल किलिंग्स हैं। मॉब है लेकिन मर रहा है एक आदमी। तो आप ये तर्क दे सकते हैं करोड़ों का देश है, इस करोड़ों के देश में इक्का दुक्का इस तरह की घटना हो जाए, इसको आप नियम नहीं कहेंगे, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स है। लेकिन उन आइसोलेटेड इंसिडेंट्स का मतलब है कि एक जगह अगर एक मॉब लिंचिंग होती है, उसका असर पूरे भारत के मुसलमान पर पड़ता है, क्योंकि उसको पता है उसकी भी मॉब लिंचिंग हो सकती है, और अलग अलग वजह से हो सकती है। हो सकता है उसकी दाढ़ी की वजह से हो जाए, वो ट्रेन में सोया हो और कोई इंस्पेक्टर आकर 4 मुसलमानों को ही गोली मार दे, जो मारा। कोई हो सकता है भड़क जाए मुझे देखकर, मुझे क्या पता, मेरा नाम वाहिद है, मैं इस कमरे में बैठा हूं, इस कमरे के सारे हिंदू भले हैं, ये मुझे कैसे पता। किसी हिंदू को मेरा नाम सुन के ही गुस्सा आ जाए और वो घूंसा मार दे। आप सिर्फ एक मुसलमान की तरह सोचिए कि आप ट्रेन में चले जा रहे हैं, आपको तो नहीं मालूम है कि ये बगल वाला, इसको अगर मालूम होगा तो ये मुझे तमाचा नहीं लगा देगा। आपको नहीं मालूम, मैं कैसे जान सकता हूं आप कौन है। इसलिए वो हमेशा एक अनिश्चितता में रहता है। उस मनोविज्ञान को कोई बाकी नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि एक मॉब लिंचिंग होने से सारे मुसलमान क्यों परेशान हो, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि सारे मुसलमानों की जिंदगी अनसर्टेन है। अब उनको नहीं मालूम है कि उनके साथ क्या हो सकता है, कब क्या होगा। तो अब जो एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ 2014 के बाद, बड़ी मास ऑर्गेनाइज्ड मास वायलेंस की जगह अनऑर्गेनाइज्ड, अनएक्सपेक्टेड, स्पॉन्टेनियस लगने वाली मॉब लिंचिंग, जो स्पॉन्टेनियस लगती है। मैंने अभी आपको देखा, मुझे आपका चश्मा खराब लगा, मैंने आपको मार दिया, स्पॉन्टेनियस। तर्क भी दिया जाएगा स्पॉन्टेनियस है। हम जानते हैं स्पॉन्टेनियस नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे समय से मेरे मन के अंदर भरा जा रहा है चश्मे वाला खराब होता है। तो जब चश्मे वाला खराब होता है, मैंने देखा, मारा। तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं था, ये ऑर्गेनाइज था, एक लंबे समय से चल रहा था, मुझे तैयार किया जा रहा था, और मैं तैयार, इसलिए अब हर हिंदू लगभग तैयार है। और ये बहुत खतरनाक बात है। अब बजरंग दल नहीं, विश्व हिंदू परिषद नहीं, अब एक साधारण हिंदू तैयार है। इसलिए आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें एक मुसलमान खामोशी से नमाज पढ़ रहा है और 20 हिंदू उसको घेर लेते हैं, और घेर कर ताली बजाकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। उनसे पूछिए कि क्या मतलब, उसके तो नमाज पढ़ने का वक्त है, वो 5 वक्ती नमाजी है, वो पाबंदी से नमाज पढ़ता है, इसलिए पढ़ रहा है। तुम क्यों कर रहे हो भाई? तुमको नमाज देख के हनुमान चालीसा याद आता है। तो अब ऐसे हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है। पुणे में, मैं 3 महीना पहले पुणे में था, वहाँ एक संस्था है जिसका नाम है लोकायत। आप सब लोगों को परिचित होना चाहिए उस संस्था से, बहुत ही ज़बरदस्त काम करने वाले नौजवानों की संस्था है। लोकायत की एक महिला ने बतलाया, कार्यकर्ता ने, वे बच्चों के बीच काम करती हैं, गरीब स्लम के बच्चों के बीच। पिकनिक में लेके जा रही थी, पिकनिक से लौट रही थी, ऑटो में बच्चों को लेकर लौट रही थी। उन्होंने कहा कि रास्ते में मस्जिद पड़ी, मस्जिद देखते ही बच्चों ने नारा लगाया, जय श्री राम। और वो एकदम हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि ये बच्चे हैं, ऐसा इन्होंने क्यों किया? तो
ये एक सबकॉन्शियस लेवल पर हो रहा है, क्योंकि उन बच्चों से आप पूछेंगे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्यों हुआ, क्यों किया उन्होंने ऐसा। तो ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस एक पूरे समाज का धीरे धीरे स्वभाव बनाया जा रहा है। वो स्वभाव क्या है? वो स्वभाव मुसलमान विरोधी स्वभाव, और वो स्वभाव इसलिए यह हो सकता है कि अब बड़ी संख्या में हत्या ना हो, जो कि अच्छी बात है। हत्या नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन अब स्थायी तौर पर एक अनिश्चय मुसलमानों की जिंदगी में आ गया है, अनिश्चय का तत्व आ गया है, वो स्थायी है। मैं एग्जांपल शेयर, हाँ जी। तो क्योंकि बात चल रही है और पूर्वानंद जी ने तो बताया ही कि सारे इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट हो गए हैं, लेकिन साइबर क्राइम की मेरे साथ जो घटना हुई, और तो मेरा नाम और मेरा जो व्हाट्सएप प्रोफाइल देखकर किसी ने मुझे मैसेज किया कि आप मुझे इतने पैसे भेजिए वरना मैं आपका ये जो फ़ोटो है जो व्हाट्सएप प्रोफाइल में है, हेलो, वो मैं नग्न करके वायरल कर दूंगा। तो तुरंत फ़ोन आया और किसी मेरे साथी ने उठाया उसको, और जब हमने कहा कि हम पुलिस में आपकी कंप्लेन कर देंगे, तो उसने सामने से क्या कहा? उसने ये कहा कि आप मुसलमान हो, आप नहीं, तुम मुसलमान हो, तुम कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस भी हिंदू है। और उसने बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ दी, बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ। तो मतलब क्राइम इतना आसानी से वो कर रहा है क्योंकि आप मुसलमान हैं, आपको पुलिस भी कुछ आपका सहायता नहीं कर सकती, इसलिए। तो यह एक भरोसा है उसको कि यह आपके साथ होगा, पुलिस मेरे साथ होगी, यह उसको भरोसा है। तो यह एक नया एलिमेंट है जो पिछले 11 साल में धीरे 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 अब स्टेबल हो गया, जिसमें एक अनसर्टेनिटी है। मुसलमान पुलिस के पास जाए कि नहीं जाए, 5 बार सोचेगा, जाए तो वही गिरफ्तार हो जा सकता है। तो वो अब यानी वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एक्सेस नहीं कर सकता है, वो लिमिटेड है। यह अलग बात है कि इस समय भी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर किसी एक समुदाय को कहा जा सकता है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल इस पर यकीन है तो वो मुसलमान है, क्योंकि आप उसकी हत्या कर दीजिए, आप उसका घर बुलडोज कर दीजिए, आप उसके बच्चों को जेल में डाल दीजिए, वह अदालत जाता है। वो कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं बनाता, वो अदालत जाता है, निचली अदालत जाता है, उसके ऊपर की अदालत जाता है, उसके ऊपर की अदालत जाता है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा आप एक किताब पढ़ें, द आइडेंटिटी प्रोजेक्ट। ये किताब है राहुल भाटिया की, और इसमें एक कैरेक्टर है नासिर या निसार। यह एक गवाह है, ये 2020 की दिल्ली की हिंसा के बाद की घटना है, निसार। और ये निसार एक गवाह है, जो गवाह हर पेशी में जाता है, और अगर खुदा न करे आप में से किसी को अदालत जाना पड़े, हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ खुदा ने यह मुरव्वत नहीं बरती है ना। अगर उनका खुदा है तो उसने उनको अदालत से नहीं बचाया है, लेकिन शायद खुदा उनका दूसरा इम्तहान ले रहा है, जिसको मैं कहता हूं कि मुझे इन 11 वर्षों में जो एक लफ्ज समझ में आया, वो लफ्ज है सब्र, जिसको फिलिस्तीन में भी इस्तेमाल करते हैं। सब्र, ये सब्र लाचारी नहीं है। तो लेकिन मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सेस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, मुझको इसका कॉन्फिडेंस, मैं पुलिस के पास जाऊंगा, मेरी सुनवाई होगी कि नहीं। इस देश में दलितों को यह कॉन्फिडेंस नहीं था, आदिवासियों को कॉन्फिडेंस नहीं था, औरतों को नहीं था, अब मुसलमानों को नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अरे इसमें नई बात क्या हुई, ये तो नहीं था। मेरा कहना है हाँ, लेकिन अब तो है। अब दलितों के लिए विशेष, औरतों के लिए विशेष थाने हैं, दलितों के लिए उनके लिए विशेष कानून है, आप इनकार नहीं कर सकते। SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट है, आपके पास प्रोविजन है। मुसलमानों के लिए कोई प्रोविजन नहीं। ठीक, तो यह चीज इंस्टीट्यूशनलाइज होती हुई दिख रही है। और यह जो दूसरा तरीका है, यानी आप मुसलमानों के से जुड़ी हुई हर चीज को अब डिस्प्यूटेड कर दें,
इससे पूरा मुसलमान समुदाय एक लगातार बेचैनी में रहने को बाध्य होगा, एक परमानेंट स्टेट ऑफ एंजाइटी जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी रहेगी। अब अगर ये वक्फ बिल पास हो गया, जिसकी आशंका बहुत है कि वो हो सकता है, अगर वक्फ बिल पास हो गया तो आप यकीन मानिए कि यह हर जिले, हर ब्लॉक में होगा, क्योंकि हर मुस्लिम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की जाएगी। इसका मतलब पूरे भारत में एक लार्ज स्केल मुस्लिम एंजाइटी जनरेट की जा रही है। पूरा मुसलमान समुदाय अब एक परमानेंट स्टेट ऑफ एंजाइटी में रहेगा, और उसको कहा यह जाएगा, अरे तुमको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, नौकरी से मतलब नहीं, वही कब्रिस्तान, वही मस्जिद, वही मजार, देखिए कितने पिछड़े हुए लोग हैं। हम लोगों को देखिए, हम IIT में जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, लेकिन मुसलमान जब कोचिंग करता है तब ऑफ इंडिया में आर्टिकल निकलता है, या फिर मोहन भागवत बयान देते हैं। वो बयान क्या देते हैं? सावधान रहने की ज़रूरत है, स्टेट अपरेटस में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि इस बार UPSC में 10 मुसलमान से कम्पीट कर गए। तो मोहन भागवत ने बयान दिया, घुसपैठ हो रही है। आपने टेलीविजन प्रोग्राम देखे होंगे जिसमें नौकरी जिहाद वगैरह वगैरह, UPSC जिहाद, IAS जिहाद, मुसलमान साजिश कर रहे हैं भारत पर कब्जा करने। अरे मुसलमान पढ़ रहा है, वह कंपीट करना चाहता है, वो जाना चाहता है, आप कह रहे हैं वो साजिश कर रहा है। तो ये दूसरी चीज होगी, यानी एक परमानेंट स्टेट ऑफ एंजाइटी और एक थॉरली कम्युनलाइज्ड स्टेट apparatus। जो स्टेट apparatus अगर ऊपर से एंटागोनिस्टिक नहीं है, ऊपर से शत्रुतापूर्ण नहीं है, तो वो इंडिफरेंट है, उदासीन है। अदालत जो आपके प्रति उदासीन है, आपकी बेचैनी को लेकर उदासीन है। अभी एक रांची की अदालत ने कहा, रांची की या कहीं की, ये मियाँ टियाँ पाकिस्तानी ये कोई हेट स्पीच नहीं हो सकती है। हम लोग बचपन से मियाँ टियाँ कहने के आदी। मैं सिवान का रहने वाला हूँ, ज़्यादा आबादी वहाँ मुसलमानों की थी। आप मजाक में कहते हैं, नहीं कहते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन अब कौन कह रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है, अदालत उसको उस कॉन्टेक्स्ट को देखने से इनकार कैसे कर सकती है। लेकिन अदालत अब वहाँ, और इसलिए ये काफ़ी हमें दुर्लभ लगा और एक्सेप्शनल लगा, अपवाद लगा, जब अभी दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के जो कानून मंत्री हैं अभी, कपिल मिश्रा, उन्होंने 2020 के चुनाव प्रचार के दौरान जो भाषण दिए थे उनको लेकर एक याचिका, सोचिए 2020 में उन्होंने दिए थे, उस पर एक याचिका थी कि ये भाषण हेट स्पीच है, क्योंकि उन्होंने कहा था शाहीन बाग में मिनी पाकिस्तान है और ये जो चुनाव है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मैच है। तो अदालत ने कहा यह हेट स्पीच है, क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत ही चालाकी के साथ पाकिस्तान शब्द को गूंथा है, जिससे दरअसल वो एक कम्युनिटी को हेट कर रहा है। उन्होंने कहा नहीं हुजूर, हमने तो किसी का नाम नहीं लिया, हमने तो पाकिस्तान कहा, ये तो मुसलमान के खिलाफ नहीं है। लेकिन जज ने कहा कि बेकार की बात मत कीजिए, हमें सब पता है कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम ये जो बहादुर जज है और ये समझदार जज है, हाई कोर्ट तुरंत कहेगा कि नहीं नहीं तुम बेवकूफ हो, क्योंकि पिछले दिनों हाई कोर्ट ऐसा कर चुका है। हाई कोर्ट जो कर चुका है वो क्या, कि नफरत क्या है और क्या नहीं है। जैसे इसने कहा कि नहीं, तुमने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, यह कोड वर्ड था, लेकिन ये हेटफुल था, क्योंकि तुमने जिस तरह उसका इस्तेमाल किया उसे जाहिर है शाहीन बाग में मिनी पाकिस्तान है। जो अनुराग ठाकुर ने कहा या परवेश वर्मा ने कहा कि आप दिल्ली के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि शाहीन बाग के अंदर टेररिस्ट हैं, बलात्कारी हैं, वो आपके घर घुसेंगे, आपकी औरतों का बलात्कार करेंगे, फिर हमें मत कहिएगा।
ये परवेश वर्मा ने। फिर हमारे पास मत आइए। उसको माना गया कि वो हेट स्पीच नहीं है। और उसी तरह दिल्ली की एक अदालत ने 2-3 साल पहले एक फैसला दिया जिसमें इसी तरह की एक हेट स्पीच, घृणा के वक्तव्य को लेकर मुकदमा था। तो जज साहब ने कहा कि देखिए, अगर कोई मुस्कुरा कर ऐसी बात करता है तो उसको हेट स्पीच नहीं कहा जाए। और उसने कहा कि ये बिल्कुल हो सकता है कि अपने लोगों में जोश भरने के लिए कभी कभी ऐसा कह दिया जाए। यह अदालत कह रही है, अपने लोगों में जोश भरने के लिए, उनको मोबिलाइज करने के लिए। इसका मतलब ये परमिसिबल है। तो जो परमिसिबल है वो ये कि आप ये हेट स्पीचेस दें। अब कहा जाता है, सॉलिसिटर जनरल, दूसरे तमाम लोग कहते हैं या ये कि हुआ क्या, उससे तो कुछ हुआ नहीं, उसे कोई मरा थोड़ी। लेकिन हम सारे लोग जानते हैं हेट स्पीच बुरी इसलिए है कि वो एक समुदाय को कमतर कर देती है। जो पब्लिक स्पेस है उसमें वो फिर छिप जाना चाहता है, वो दिखना नहीं चाहता है। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं मुल्लों को काट दो, तो जाहिर है आप जिसको इशारा कर रहे हैं वो दिखना नहीं चाहेगा वहाँ। और डेमोक्रेसी और कुछ नहीं है। इस पब्लिक स्पेस में मेरी इत्मीनान से भागीदारी का दूसरा नाम है। अगर मैं इस पब्लिक स्पेस में बोल नहीं सकता तो मैं इसको डेमोक्रेसी नहीं कहूँगा। अगर मैं यहाँ बैठा बैठा घुट रहा हूँ और मुझे लग रहा है मैं नहीं बोल पा रहा हूँ और सारे लोग बोल रहे हैं और सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं, हाँ हम तो बोल ही रहे हैं, एक आदमी नहीं बोल रहा है, और ये पर्याप्त है अपने आप में ये बतलाने के लिए कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वो नहीं बोल पा रहा है। बाकी लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं हम तो बोल रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हो रहा। और ये पिछले 10 साल से तर्क दिया जा रहा है, कहाँ हम तो बोल रहे हैं। और मैं कहता हूं नहीं, इससे जांच नहीं होगी, तुम ये देखो कौन नहीं बोल रहा है। नहीं हम तो बोल रहे हैं, हम बाहर है। मैंने कहा लेकिन कुछ लोग अंदर चले गए हैं, डेमोक्रेसी इससे देखी जाएगी। कुछ लोग अंदर चले गए हैं, वो क्यों अंदर गए? तुम बोल रहे हो बाहर हो, इससे जांच, इससे तय नहीं होगा कि डेमोक्रेसी है। कुछ बोल रहे थे वो जेल में चले गए, इससे तय हो रहा है कि वो डेमोक्रेसी नहीं है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, मेरी नौकरी है, मैं बाहर हूं, इससे मैं नहीं कहूंगा कि डेमोक्रेसी है, क्योंकि मेरे कुलीग हैनी बाबू जेल में है, पिछले 5 साल से जेल में है। हैनी बाबू ने कोई हिंसा नहीं की है। हैनी बाबू एक बात कह रहे थे, मैं भी एक बात कहता हूं, मैं बाहर हूं, वो अंदर है। मैं ये नहीं कहूंगा नहीं नहीं मैं तो हूं, डेमोक्रेसी तो है। मुझे कहना पड़ेगा हैनी बाबू जेल में है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो एक ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है जिसमें यह बतलाया जा सके कि डेमोक्रेसी है, जबकि हमें पता है कि कुछ लोगों के लिए ये नामुमकिन कर दिया जा रहा है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। संभव ही नहीं होगा उनके लिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। फिर इसको हम डेमोक्रेसी कैसे मानेंगे और कैसे नहीं मानेंगे, एक सवाल है जिस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए कि क्या इसको हम डेमोक्रेसी मानेंगे। लेकिन यह जिसके लिए सबसे ज्यादा होगा वो मुसलमान है। और इस बात पर हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि 3 तरह जो हिंदुस्तान, अभी कुछ दिन पहले पत्रकार फ्रंटलाइन की मुझसे बात कर रही थी और वो कह रही थी कि आप इसको क्या कहेंगे जो हो रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि केरल में इसको लेकर बहस हुई कि ये फैसिज्म है कि नहीं है, भारत में जो हो रहा है वो फैसिज्म है कि नहीं है। सीपीएम ने कहा कि ये पूरा फैसिज्म नहीं है, क्योंकि क्लासिकल फैसिज्म नहीं है। क्लासिकल फैसिज्म कौन है? जो मुसोलिनी ने डिफाइन किया और जो हिटलर ने एग्जीक्यूट किया। एक किताब है जिसको आप, एक लेख है लंबा जिसको आप जरूर पढ़िए। वह लेख है इटली के चिंतक हैं अम्बर्टो इको। वो लेख ऑनलाइन मौजूद है, आप उसको ले सकते हैं। उस लेख का नाम है अर्ड फैसिज्म, UR फैसिज्म, अर्ड फैसिज्म। अम्बर्टो इको बहुत बड़े फिलोसोफर हैं। तो इको ने एक बहुत दिलचस्प बात कही फैसिज्म के बारे में, जिससे समझने में बहुत मदद मिलती है। उन्होंने कहा फैसिज्म दरअसल एक खेल है।
यह खेल 2 खिलाड़ियों से भी खेला जा सकता है, 22 खिलाड़ियों से भी खेला जा सकता है। तो ये खेल है, और इसको आप समझें कि ये फुटबॉल का खेल है। फुटबॉल के खेल में लक्ष्य गोल करना है। उसके लिए कौन कहाँ खड़ा रहेगा, कौन कहाँ खड़ा नहीं रहेगा, इसका नियम नहीं होगा। आप जानते हैं कि 1000 कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बना सकते हैं, लक्ष्य गोल करना है। तो फैसिज्म एक ऐसा खेल है, फैसिज्म खेल है, उसको समझना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, जिसको आप अगर कुछ तयशुदा नियमों से समझना चाहें तो आप नहीं समझ पाएंगे। आपको उसमें कुछ देखना पड़ेगा जो कर्नल है, वो क्या है। फैसिज्म को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि क्या वो एक ऐसी भाषा इजाद कर रहा है जो किसी समुदाय के खिलाफ है, या क्या वह एकता की बात कर रहा है जिस एकता का आह्वान किसी के खिलाफ किया जा रहा है। संगठन में शक्ति है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में की शाखा में जो भी गए हैं वो जानते हैं ये कह के खेल खिलाया जाता है, संगठन में शक्ति है ना। तो संगठन करना बुरा नहीं है। लोगों ने कहा आरएसएस बुरा कैसे है, हिंदुओं का संगठन करता है, जरूर करे, लेकिन आरएसएस हिंदुओं का संगठन मुसलमानों के खिलाफ करता है। फैसिज्म में एकता का ही आह्वान है, क्योंकि फैसिज्म क्या है, अगर उसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे, फैसियो है, एक लकड़ी का गट्ठर है ना, उसमें एक नुकीला ये निकला हुआ है, तो उसमें हिंसा शामिल है, वह किसी के खिलाफ है। फैसिज्म की पहचान ये है। अब वो किस तरह अमल में आ रहा है, क्या वो गैस चैम्बर बना रहा है, कुछ और कर रहा है, क्या वो हिटलर की तरह कर रहा है, क्या वो फ्रैंको की तरह कर रहा है, क्या कर रहा है। और फैसिज्म और डिक्टेटरशिप में फर्क करना बहुत ही आवश्यक है। फैसिज्म सबको अपनी शक्ल में ढाल देना चाहता है, सबको। लेकिन फैसिज्म में जैसा मैंने कहा कि एक ग्रुप है जो आउट ग्रुप रहेगा हमेशा। एक बड़ी एकता होगी लेकिन एक आउट ग्रुप रहेगा, और वो परमानेंट आउट ग्रुप रहेगा, अलग अलग ढंग से आउट ग्रुप रहेगा। तो और इस एकता की बात की जाएगी। लेकिन फैसिज्म को हम समझने के आदी हो गए हैं कि फैसिज्म में दरअसल ये जो आउट ग्रुप है उसका सफाया किया जाता है। हिटलर को हम समझते हैं फाइनल सॉल्यूशन, लेकिन हिटलर को मानने वालों ने देखा, उसको आदर्श मानने वालों ने देखा कि हिटलर का फाइनल सॉल्यूशन नहीं हुआ, यहूदी बच गए, और हो नहीं सकता था, वो भाग गए थे, तो यहूदी तो बच गए। तो फाइनल सॉल्यूशन कारगर तरीका नहीं है, फाइनल डोमिनेशन है। आई कैन फाइनली डोमिनेट यू। और ये फाइनल डोमिनेशन के मॉडल्स हैं भारतवर्ष में। एक मॉडल तो पूरी दुनिया में है जो औरत को डोमिनेट करने का था, मैंने बुरा हो फेमिनिज्म का, सारी फेमिनिस्ट औरतों का विनाश हो, क्योंकि उन्होंने आके इसको खत्म कर दिया। वो वरना वो परमानेंट डोमिनेंस, और वो ऐसा डोमिनेंस था जिसको औरतें भी मानती थी अच्छा है, इतना अच्छा नेचुरलाइज डोमिनेंस था। माता होना ही स्त्रीत्व का चरम है। स्त्री ममता की मूर्ति होती है, कितना अच्छा लगता था, हर औरत करके थी, मेरी कितनी तारीफ हो रही है। अब औरत कहती है मेहरबानी करके थोड़े ममता में आप भी हो जाइए, बच्चे को संभालिए, बाहर है ना, घर में खाना वाना बनाइए, कुछ कीजिए, मैं थोड़ा बाहर घूम आती हूँ, काम करने नहीं जा रही हूँ, मैं पहाड़ पर जा रही हूँ। तो बहुत बुरी औरतें पैदा हो गई उसके बाद से। तो लेकिन ये परमानेंट डोमिनेंस का मॉडल था, हजारों साल चला, और ये चल सकता है। कास्ट परमानेंट डोमिनेंस का मॉडल है, जिसमें आप एक हायरार्की को एस्टैब्लिश कर देते हैं कि आइडियोलॉजी, सोसाइटल आइडियोलॉजी के रूप में हर कोई मानने लगता है कि उसके ऊपर कोई है, उसके नीचे कोई होगा, ये नेचुरल ऑर्डर है। तो ये जो कास्ट वाली आइडियोलॉजी है, इस कास्ट की आइडियोलॉजी को हिंदुत्व ने अपनाया,
और उसने इसलिए फाइनल सॉल्यूशन नहीं, परमानेंट डोमिनेंस, जिसमें आप मुसलमानों को और ईसाइयों को परमानेंटली डोमिनेटेड कम्युनिटीज में कन्वर्ट कर दें, परमानेंटली सब्जुकेटेड कम्युनिटीज में कन्वर्ट कर दें। यानी वे जो आपकी मर्जी से चलेंगे। 2:30 बजे तक होली खेली जाएगी, 2:30 बजे के बाद जुमा की नमाज होगी। नमाज पढ़िएगा, मैं बताऊंगा कब पढ़िएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते। मैं आपको बताऊंगा कि आप यहां नहीं इकट्ठा हो सकते। श्रीनगर में तो आप इसका सीधा सीधा प्रयोग देख रहे हैं, जिसमें हर जुमे को वहां की जामा मस्जिद बंद कर दी जाती है। मुसलमान नहीं इकट्ठा हो सकते हैं अपने जामा मस्जिद। तो ये परमानेंट सब्जुगेशन का मॉडल है जो इंडियन फैसिज्म का मॉडल है। परमानेंटली सब्जुगेट करना, और परमानेंटली सब्जुगेट अब जो किया जाएगा वो जितना वायलेंस से नहीं किया जाएगा, उतना वायलेंस के डर से किया जाएगा। और जितना अब नॉन स्टेट ग्रुप्स से नहीं किया जाएगा, जैसे आरएसएस, बजरंग दल, जैसे आपने बहुत सालों से नहीं नाम सुना होगा कि आरएसएस किसी एक्ट में इन्वॉल्व, आपने नहीं सुना होगा। बजरंग दल, ये वो, अब वो भी नहीं। अब गौ रक्षक दल, अब आप सुनते गौ रक्षक दल। अब आप किसी छोटे ग्रुप का नाम सुनते हैं, फला ग्रुप, फला हिंदू रक्षक सेना, फला कुछ और। अब ये सब हैं जो वॉलंटरी ग्रुप हैं, जो हर जगह उभर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, निकल रहे हैं। ये सब के सब नागपुर से नहीं आ रहे हैं, लेकिन इन सबको सब आश्वासन है सबको कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं अगर करूंगा तो। अब ये बड़ी संख्या में हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में पैदा हो रहे हैं। इनका एक बहुत बड़ा सहायक है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप एक मुसलमान को थप्पड़ मारते हुए एक वीडियो बनाते हैं, आपकी 35,000 की फॉलोइंग हो जाती है। आप फिर उसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं, काफी फायदेमंद है दोनों चीजें। तो इसलिए नफरत फायदेमंद है, बहुत बेनिफिशियल है। उसके बाद जब आपकी 35,000 की फॉलोइंग हो जाती है तो आप उसको रिपीट करते हैं, फिर रिपीट करते हैं, और तब भारतीय जनता पार्टी के लिए आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप कुछ वोट दिला सकते हैं। एक रिपोर्ट हुई 2 साल पहले, लंबी रिपोर्ट है, कारवान में 2 जर्नलिस्ट ने की, अलीशान जाफरी और नील माधव। इन्होंने क्या, क्लिक एंड बेट, लंबी रिपोर्ट है, क्लिक एंड बेट। ये आप मोहम्मद निकाल के कारवान से दे सकते। उसमें उन्होंने बताया कि ये पूरा व्यापार कैसे चल रहा है, जिसमें आप हेट को स्टेज करते हैं। पालिका बाजार दिल्ली में वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें एक्टर्स हैं जो पूरी हेट को स्टेज करते हैं, जो स्पॉन्टेनियस लगती है। फिर जब वो स्टेज होती है और बाहर जाती है तो दूसरों को वो स्पॉन्टेनियस लगती है, फिर वो ट्रांसमिट होती है, फिर वो हेटफुल लोग जनरेट होते हैं। लेकिन ये जो ये काम कर रहे हैं इनके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे इनको पैसे आते हैं। ये जब YouTube पर जाता है, ये जब दूसरी जगह जाता है, ये मोनेटाइज होता है। फिर बीजेपी इनको अडॉप्ट करती है और फिर बीजेपी इनको पैसे देती है। तो एक चक्र है, जिस चक्र में अब हेट एक बिजनेस है। बॉलीवुड में बिजनेस है। आप छावा फिल्म बनाइए, क्या नाम है, छावा या छावा। आप छावा बनाइए, 1,000 करोड़ कमाइए, राष्ट्रभक्त हो अलग से, राष्ट्रभक्ति आपको अलग से मिल रही है। वो तमगा है ना, विकी कौशल की ने कहा कि मैं तो इतना भावुक हो गया हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने मेरी तारीफ की, इतना वो भावुक हो गया। तो विकी कौशल, तो इसलिए अब एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री हेट इंडस्ट्री है, जो दरअसल मुसलमानों के खिलाफ हेट्रेड जनरेट करने से जिसको मुनाफा होता है। और यह एक पूरा तंत्र धीरे धीरे बन रहा है। तो ओवर्ट वायलेंस, खून बहेगा,
ये मुझे बतलाया था सबसे पहले निरंजन टाकले ने। निरंजन टाकले जिन्होंने वो किताब लिखी हु किल्ड जज लोया, बहादुर पत्रकार हैं। गुजरात में उन्होंने एक मुसलमान का रूप धारण करके, भेष धारण करके, मुसलमान मवेशी व्यापारी का भेष धारण करके 6 महीना गुजारा। एक लंबी स्टोरी की, बड़ा खतरा उठाया उन्होंने। निरंजन की उस स्टोरी को आप पढ़ेंगे। मेरी बात हो रही थी निरंजन टाकले, मराठी हैं। तो निरंजन ने कहा कि मैंने अपना ट्रक बढ़ाया, तो ये पूरा धंधा ऐसे है, ये जो गौरक्षक खुद को कहते हैं, वो गौरक्षक दरअसल आपसे वसूली करते हैं। आप मवेशी के व्यापारी हैं, तो बंधा हुआ है एक ट्रक ना, पार करा देंगे, तो उनका है पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ पार करा देंगे। तो लेकिन उसके बाद वहाँ से आगे तुम जान लो, वहाँ तक हम पार करा देंगे, इसका तुम इतना दे दो। तो ये कुछ समय के बाद गए, उन्होंने कहा कि एक ट्रक और बढ़ाने वाले हैं, तो उतना पैसा नहीं, कहा नहीं उसका तो लगेगा अलग से, वो देना पड़ेगा, लेकिन उधर वाले की गारंटी मेरी नहीं। फिर उसने कहा कि देखो तुम्हारी भी अंतिम गारंटी नहीं है, क्योंकि बीच बीच में तो हमको मारना ही पड़ता है। अगर हम नहीं मारेंगे तो फिर इस्टेब्लिश कैसे होगा कि हम हैं, कि हम असली हैं। तो भाई गौ तस्करी हो रही है, तो कोई मारा कैसे नहीं जा रहा। तो इसलिए उस चपेट में तुम भी आ सकते हो, पूरी गारंटी नहीं है, अभी है, लेकिन क्या मालूम। तो ये हमको हरियाणा में अभी दिखाई पड़ा, और वो बात पता चली। और हरियाणा में जो दिखलाई पड़ा वो क्या था, हरियाणा में और खतरनाक बात पता चली, वो ये कि दरअसल पुलिस इन्फॉर्म कर रही है गोरक्षकों, पुलिस पकड़ती है, पुलिस खबर करती है, वो आते हैं और वो मारते हैं। और उसमें हिंदू मारे गए। अभी हिंदू मारे गए, लोगों ने कहा ये छोटा मोटा त्याग है, हिंदुओं को करना ही पड़ता है, असल बात तो मुसलमानों को मारना है, तो मुसलमान ही ज्यादा मारे जाएंगे ना। बीच बीच में उसमें अगर एक आध हिंदू मर गए तो क्या बात, आप इस महान उद्देश्य के लिए त्याग कर रहे हैं। तो ये एक आध हिंदुओं के प्राणों की आहुति, उसको स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि उससे मुसलमानों के मरने का रास्ता सुगम होता है। लेकिन ये चीज हो रही है कि पुलिस दरअसल, अब पुलिस में और भीड़ में अंतर करना आपके लिए बहुत कठिन है। पुलिस ही भीड़ है, बल्कि पुलिस भीड़ की इन्फॉर्मर है, पुलिस गुंडों की इन्फॉर्मर है। तो जो दिखलाई पड़ रहा है वह एक धीरे 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 जो चीज स्टेबल होती हुई दिखलाई पड़ रही है वो यह है, जिसमें एक परमानेंट स्टेट ऑफ सब्जुगेशन, और ये होगा जैसा मैंने कहा कानूनों के जरिए। ऐसे कानून पारित किए जाएंगे, उन कानूनों के बारे में मैं दोहरा नहीं रहा हूँ। जैसे आपने 370 को ख़त्म किया, और उसने कश्मीर के मुसलमानों में भारी डिप्रेशन पैदा किया। आप जाएंगे कश्मीर में, मुसलमानों से आप मिलेंगे, खामोशी है। लेकिन मेरे एक मित्र गए थे, उनकी पत्नी और वो घूमने गए थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोले कि मेरी पत्नी कह रही हैं कि देयर इज सर्टन सेंस ऑफ मेलंकली एंड ग्लूम इन द एयर, एक उदासी और एक विषाद का अनुभव हम लोगों को हो रहा है। मैं जब पहली बार अभी मैं श्रीनगर गया इधर, तो मैं गया तो मैंने देखा शेख अब्दुल्ला की समाधि पर आप नहीं जा सकते, बाड़े लगे हुए हैं, तार के बाड़े, शेख अब्दुल्ला की समाधि पर आप नहीं जा सकते। तो वहाँ के पैट्रन सेंट कहे जाते हैं नूरुद्दीन संभवतः, जिनके जन्मदिन पर छुट्टी होती थी, वो छुट्टी बंद कर दी गई। हिंसा नहीं हुई, छुट्टी बंद कर दी गई। इसका कोई असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा आबादी पर जो आप कर रहे हैं? या जैसे वहाँ शहीद दिवस मनाया जाता था, जिसमें वहाँ के जो अत्याचारी डोगरा राजा थे उनके खिलाफ जनता का विद्रोह हुआ, जिसमें 31 लोग मारे गए थे, और वो जमाने से वो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता था, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया।
बंद कर दिया गया। उसका वह हिंसा नहीं है, खून नहीं बह रहा है, लेकिन उसका कोई मनोवैज्ञानिक असर जनता पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, मुसलमानों पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। पुलिस मार नहीं रही है रोज, लेकिन हर 10 कदम पर एक सीआरपीएफ वाला बंदूक लेकर खड़ा है। उसका कोई असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है समाज पर। मैं जब श्रीनगर की सड़क पर घूम रहा था और दूसरी जगह, तो मुझे लगा कि ये पटना में नहीं है, ये दिल्ली में नहीं है, और अगर होगा तो हमें बहुत गुस्सा होगा। लेकिन यहाँ लोग घूम रहे हैं, लोगों ने मान लिया है कि अब ये उनकी नियति है। यह है परमानेंट स्टेट ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें एक इंसान कमतर इंसान हो जाता है, जिसमें वो मान लेता है उसकी ये स्थिति है और उसको लंबे वक्त तक इसमें रहना है। और ये बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए नहीं, जैसा बहुत सारे लोग कहते हैं, ये सब कुछ इसलिए खतरनाक है कि ये मुसलमान कब तक बर्दाश्त करेंगे। तो क्यों, इसलिए क्यों खतरनाक है? क्योंकि मुसलमान हिंसा करेगा। डर हमको किस बात का है? मुसलमान रिएक्ट करेगा, इसका डर है। हमको ये बुरा नहीं लग रहा है जो अभी हो रहा है, हम ये कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा मत करो। मुसलमान रिएक्ट करेगा तो तुम नहीं जानते हो क्या हो जाएगा। कश्मीरी पंडित को तो भी भगाया था ना, अभी वापस नहीं गए वो। हाँ, वी आर कमिंग टू दैट। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन एंड इट केम, एंड इट डजंट साउंड स्ट्रेंज टू अस कि जब हम एक वायलेंस की बात कर रहे हैं, वी इमीडिएटली talk about some other thing. We are talking about a state where without spilling blood, you are creating a situation where people would live but not live. यह स्थिति है जिसमें जहां हम आज हैं, और मुझे इसकी आशंका है कि आने वाले वर्षों में ये स्टेबलाइज कर जाएगी, क्योंकि यह हमें महसूस नहीं होगा। यह हिंदुस्तान की बहुसंख्यक आबादी को यह बात महसूस ही नहीं होगी। अभी कल मैं एक खबर पढ़ रहा था जिसमें एक साइबर क्राइम, जिसकी बात इन्होंने की, साइबर क्राइम की रिपोर्ट को लेकर एक मजदूर के घर पर हमला किया पुलिस ने। दिहाड़ी मजदूर, साइबर क्राइम के आरोप में उसकी छत तोड़ी, उसका दरवाज़ा तोड़ा, उसके घर में घुसे, उसके खाट पर कूदे, और खाट पर कूदे तो क्या हुआ, 1 साल का जो बच्चा था उसके सर को कुचल दिया। इट वॉज क्रश्ड, वहीं इंस्टेंट डेथ हुई उसकी। कोई नेशनल न्यूज़ है? हम में से कितने लोगों को ये बात पता है? 2-4 लोगों को पता है जो कॉन्शियसली सेक्युलर हैं और जो बिना बुरी बात देखे रह नहीं सकते। रोज सुबह उठ के बुरी खबर खोजते हैं, उनकी बीमारी है। सकारात्मक खबरें नहीं खोजते हैं, पॉजिटिव न्यूज़ नहीं खोजते हैं, नेगेटिव न्यूज़ खोजते रहते हैं। वैसे ही लोगों को जिन्होंने न्यूज़ खोजा उनको ये न्यूज़ मिला। 1 साल के बच्चे का मरना, पुलिस के बूट से उसका कुचला जाना, कोई एक्शन नहीं है। और वो खबर ये है कि इट्स नियरली ए डेली एक्सपीरियंस ऑफ दैट कम्युनिटी इन दैट लोकेलिटी। कोई खबर नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कहीं से कोई सुओमोटो कॉग्निजेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। यह एक व्यापक स्थिति है। तो कानून के जरिए, जिसमें आप कानून लागू करते हैं, आपने ट्रिपल तलाक कानून लागू किया, ट्रिपल तलाक कानून लागू किया, सबने कहा जेंडर जस्टिस, जेंडर जस्टिस, है ना। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं मुसलमान औरतों का भाई हूँ। एक बड़ा सा एडवर्टीजमेंट निकला जिसमें नरेंद्र मोदी को भाई कहा गया। तो मैंने कहा कि हिंदुओं में एक मामा है जिसका नाम है कंस मामा। तो ये जो मामा है, इसको मालूम होना चाहिए कि हिंदू का सबसे प्रसिद्ध मामा कंस मामा है। तो ये मामा बनने की कोशिश कर रहे हैं। है क्या ट्रिपल तलाक? क्या है? आप कह रहे हैं तलाक 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 कह के किसी औरत को आप नहीं छोड़ सकते, यही है ना सब्सटेंस। अपनी पत्नी को तुम बिना प्रोसेस के नहीं छोड़ सकते, इंस्टेंट तलाक नहीं दे सकते। तलाक 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 कह दिया, छोड़ दिया। तो सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस ये है कि बिना एक प्रोसेस के आप अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकते। यह है।
तो ये सिर्फ मुसलमानों पर क्यों है भाई? मुसलमानों को सिर्फ इसके लिए क्रिमिनलाइज क्यों किया गया, मुसलमान मर्दों को? हिंदू तो बिना तलाक किए ही छोड़ सकता है, छोड़ के प्रधानमंत्री हो सकता है और उसको संत कहा जा सकता है, तो उसके लिए तो कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग आप नहीं करेंगे ना, कोई कानून नहीं। लेकिन मुसलमान के लिए 3 साल की सजा है। तो ये दरअसल मुसलमान औरतों के लिए नहीं था, ये मुसलमान मर्दों को क्रिमिनलाइज करने का तरीका। और ये जो मुसलमान मर्दों को लेकर या मुसलमान मर्दानगी को लेकर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है हिंदुओं में, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश। वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मुसलमान मर्द ज़्यादा वायराइल होते हैं, ज़्यादा वीर्यवान होते हैं, ज़्यादा सेक्सुअली अपीलिंग होते हैं, हमारी लड़कियां उधर चली जाती हैं। क्या करें? मुझे एक टीवी डिस्कशन में विश्व हिंदू परिषद के एक साहब थे जो चुटिया वुटिया लगा कर आए थे, टीका चुटिया, खासे चुगत लग रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप नहीं जानते हैं, ये लोग अपने हैंडसम लड़कों को भेजते हैं। तो वहाँ और ये गुजरात में मुझे एक बहुत बड़े लेखक ने यह बात कही थी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि विश्व हिंदू परिषद, गुजरात के बहुत बड़े लेखक जिनको बाद में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उन्होंने 2007 में मुझसे कहा कि आपको नहीं पता है, ये लोग मसल बना के जो लड़के होते हैं ना, उनको मोटरसाइकिल के साथ कॉलेज के बाहर भेज देते हैं और वो कॉलेज के बाहर मोटरसाइकिल लेके खड़े रहते हैं और लड़कियां बेचारी निकलती हैं तो मोटरसाइकिल यानी मैस्कुलिन, वो उधर मसल वगैरह बना के खड़ा है। क्या करेगी लड़की? हिंदू लड़की तुरंत मोटरसाइकिल पे बैठ जाती है। तो मैंने उनको सुना, मैंने सोचा ये इतना बड़ा नॉवेलिस्ट है, ये मुझको ये बात समझा रहा है। लेकिन गुजरात में उस वक्त पोस्टर्स थे, जिस पोस्टर में एक फ्रेम में एक लड़का खड़ा है, हरी कमीज पहने हुए, हरी टी शर्ट, जिसकी मतलब वो क्या 6 पैक कहते हैं क्या, 8 पैक वाला खड़ा है, मोटरसाइकिल खड़ी है। दूसरे फ्रेम में एक लड़की देखती है, पहले मोटरसाइकिल को देखती है, फिर लड़के को देखती है, तीसरे फ्रेम में वो मोटरसाइकिल में बैठ गई। ये पोस्टर्स लगे थे पूरे गुजरात में। इस तरह लव जिहाद की थ्योरी चली। ये लव जिहाद की थ्योरी केरल गई, कर्नाटक गई, अब पूरे भारत में। तो ये एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। 2001 में एक फिल्म आई, जो फिल्म आप में से तो आप सारे लोग उसके बाद की पीढ़ी है, मैं भी किस ज़माने की बात कर रहा हूँ, 2001 है ना। लेकिन वो एक्टर अब बेचारा फ्लॉप भी हो गया है, भला आदमी है, ऋतिक रोशन। फिल्म का नाम क्या था राम शरण? कहो ना प्यार। कहो ना प्यार। तो कहो ना सबने देखी है? तो कहो ना प्यार है जब फिल्म आई तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो माउथ ऑर्गन है, माउथ पीस है, हालांकि वो फिर कहते हैं कि ये हमारा नहीं है, ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य, उन्होंने फ्रंट पेज स्टोरी की, हिंदू पुत्र का आगमन हो गया। वैसे रोशन में मेरा ख्याल ऋतिक रोशन नहीं रोशन उसका फादर जो था, आई थिंक ही वाज मुस्लिम। No. All of them are Hindu. राजेश रोशन, राकेश रोशन, उनके पिता बहुत बड़े संगीतकार रोशन, उन्हीं के नाम पर ये रोशन है। तो रोशन मुसलमानी सुनाई पड़ता है, लेकिन वो भले आदमी हिंदू थे, मुसलमान नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी भले आदमी थे। हिंदू होने के बाद भी भले आदमी थे, ये मैं कह सकता हूँ। तो ऋतिक रोशन आया तो फ्रंट पेज स्टोरी आई कि हिंदू पुत्र का आगमन हो गया। किस चीज का जवाब था ऋतिक रोशन? खान्स का जवाब। आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, तीनों बूढ़े हो गए, तीनों अब तक जमे हुए। रास्ता दो भैया, दूसरे लोगों को रास्ता दो। तो अपने भतीजे भांजे को भी वो रास्ता नहीं दे रहे हैं, वो भी आ गए हैं, लेकिन ये अभी तक नाचे जा रहे हैं और गाए जा रहे हैं। तो ये खान, इस खान का जवाब है ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन ने वो मानने से इनकार कर दिया। अगर आप पर्सनली ऋतिक रोशन एंटी मुस्लिम नहीं, लेकिन ऋतिक रोशन को पेश किया गया
ये है हिंदू मैस्कुलिनिटी। मुस्लिम मैस्कुलिन के खिलाफ हिंदू मैस्कुलिन आ गया है बाजार में ना। अब तुम इसकी फैन बन जाओ, उसकी फैन नहीं बनो। फ्लॉप नहीं है लेकिन वो नहीं है लेकिन शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग तो उधर नहीं गई ना। बेचारा ऑर्गेनाइजर चाहता ये था, हिंदू माने नहीं तो या उसमें भी हिंदू लड़कियां नहीं मानी। जी आप कुछ कह रहे हैं मोहम्मद हाँ साहब? जी, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाए, बीच में हम लोग करते हैं तो हाँ ठीक है। आपके साथ बातचीत तो 6 बजे तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं और थोड़ा सवाल जवाब भी करेंगे। नहीं उनको जानना है ना। नहीं वो 6:30 तक है हमारे साथ। वो कह रही नहीं नहीं उनको जाना है।